बॉम्बे आने के बाद मुझे थोड़ी तंगी फील होने लगी है कि घर से पॉकेट मनी थोड़ा मिल रहा है और मैंने घर पे बताया नहीं था कि मैं बॉम्बे आ गई हूँ। मुझे उड़ती चिड़िया के मैं पंख पकड़ लेती हूँ। मुझे देखकर लोगों को पता नहीं चलता है कि इसको तो कुछ पता ही नहीं होता, अगर मुझे सब पता होता है क्या हो रहा है, क्या हो सकता है। यहाँ पे कुछ तो प्रोस्टिट्यूशन में चले जाते हैं क्योंकि इतना उनको अब्यूज हुआ है कि उनको धंधे पे बिठा देते हैं लोग, और कुछ इतने डैमेज हो जाते हैं कि वो अपने शहर वापस चले जाते हैं। और ये कहानियां कभी नहीं आती बाहर। तो मुझे जीसस क्राइस्ट ने दर्शन दिए थे एज अ चाइल्ड। हाँ, When I was 5 or 6 years old, he appeared to me. जीसस क्राइस्ट, your dreams. Not in my dream, in my room. कि अंधकार से मत डरो, अंधकार की तरफ देखो, और देखते देखते तुमको रियलाइज होगा कि एक्चुअली वो अंधकार है ही नहीं। तुम्हारी आंखें एडजस्ट हो जाएगी। देयर इज ऑलवेज इनफ लाइट। कुछ लोगों ने मुझे टारगेट किया, मेरा एक्सीडेंट हुआ, फूड पॉइजनिंग, मुझे मरवाने की कोशिश की गई, मुझे हरास मेंटली साइकोलॉजिकली टॉर्चर करके खत्म करने की कोशिश की गई। जब मंदिर भी गई थी तो वहाँ पर वो सेंट थी, उसने मेरे को बोला कि तुम्हारा बेटा होगा। मैंने बोला बेटा, शादी नहीं हुई है। लेकिन ये शादी होगी और बेटा भी होगा, तो बेटे को लेके आना, मैं मिलना चाहती हूँ। मैं जब इंटरव्यूज भी देती हूँ, लोगों को मेरी बातें बहुत इंस्पायरिंग लगती है। आजकल कुछ सालों में ऐसा हो गया है कि मैं कुछ बातें बोलती हूँ, वो लोगों के जहन में गूंजती है दिनों दिनों तक, क्योंकि वो मैं नहीं बोल रही हूँ, वो बोल रहा है। पिछले जन्मों का कुछ याद है आपको? अभी अभी याद आने लगी है बहुत सारी चीजें। याद आने लगी पिछले जन्मों की? कहाँ थी आप, कुछ याद है? दोस्तों, मैं हूं इम्तियाज अजीम और आज मेरे साथ वो शख्सियत मौजूद हैं जिनको देखने के बाद हर कोई इनका दीवाना हो जाता है। इनकी शख्सियत ऐसी है और बहुत अट्रैक्टिव हम बोलेंगे शख्सियत है, और कोई नहीं बल्कि मिस इंडिया यूनिवर्स और बॉलीवुड की बहुत पॉपुलर एक एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता। तनुश्री, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी सहेली पॉडकास्ट में। थैंक यू इम्तियाज। जैसे मैंने आपका इंट्रोडक्शन दिया और इतनी आपने इतनी ऊंचाइयां छुई हैं। मिस इंडिया यूनिवर्स जब आप बनी थी उस टाइम पे एक बड़ा हंगामा था, और वो हम सबसे पहले जो जेंजी है उनको हम जो बताना चाहते हैं कि वो जो आपकी जो जर्नी थी वो कैसी थी, वो किस तरह से स्टार्ट हुई थी और क्या जाने लेवल छुआ था, वो एक कमाल का था। तो बिल्कुल, वो मेरी लाइफ का एक माइलस्टोन था। मिस इंडिया यूनिवर्स जीतना मतलब मेरी जिंदगी उस टाइटल ने बदल दी, और ये मेरा बचपन से सपना था। मैंने जब ऐश्वर्या राय और सुष्मिता सेन ने पेजेंट जीता था, तो मैंने उस ब्यूटी पेजेंट को, मतलब मिस इंडिया पेजेंट को, मैंने छुप छुप के घर में देखा था, मेरी मम्मी के सोफ़ा के पीछे छुप कर। और वहाँ से मेरी महत्वाकांक्षा जागी कि मैं भी एक दिन उस प्लेटफॉर्म पे अपने आप को देखना चाहती हूँ। और मैं छोटे शहर से थी, जमशेदपुर से थी। राइट। और हमारे घर में तो ये प्रोग्राम्स भी मतलब जैसे कि मैंने कहा, छुप छुप के देखना पड़ रहा था। मम्मी देख रही थी, मैं पीछे से सोफे में बैठकर मैंने देखा, और मुझे लगता है कि वो ईश्वर का एक चमत्कार ही था कि मुझे वो देखने को मिल गया। ये देखा नहीं होता तो महत्वाकांक्षा नहीं जागती कि मुझे भी ऐसा कुछ करना है। अब महत्वाकांक्षा जब जागी तो ऑटोमेटिकली माइंड उसी डायरेक्शन में जाने लगा। तो पढ़ाई तो चल रही थी, एंड आई वाज अ गुड स्टूडेंट, आई वाज अ टॉपर स्टूडेंट इन स्कूल। तो काफ़ी सालों तक मैंने पेरेंट्स को बताया नहीं कि मेरी ऐसी इच्छा है। मैंने स्टडीज़ पे ज़्यादा ध्यान दिया, लेकिन मेंटली अपने आप को प्रिपेयर कर रही थी कि एक दिन जाऊँगी। तो मैंने स्टडीज़ के बाद, 10th के बाद मेरे नंबर बहुत अच्छे आए थे, टॉपर थी मैं स्कूल की। तो मैंने बोला मुझे पूना जाना है, पूना में आगे की पढ़ाई करनी है, 11th-12th। तो पेरेंट्स ने अलाउ कर दिया, ये सोचे कि पूना एज़ एन एकेडमिक सिटी है और वहाँ पे 11th-12th करेगी। तो मैंने उनको बोला वहाँ पे कॉलेज एडमिशन हो जाएगा मेरा आसानी से। लेकिन एक्चुअली प्लान था कि पूना जाके मॉडलिंग करनी है। अच्छा। और मॉडलिंग करके एक दिन बॉम्बे जाके मिस इंडिया करना है। बहुत दूर का मैं सोच रही थी। तो ये पेरेंट्स को मैंने उतना डिटेल में बताया नहीं था, वरना परमिशन ही नहीं मिलती जमशेदपुर से निकलने के लिए। वही। पूना आई, वहाँ पे मेरे सबसे बड़े कॉलेज में मेरा एडमिशन करवा दिया गया, क्योंकि मेरे नंबर बहुत हाई थे। 90.6% मेरा 10th बोर्ड में आया था उस टाइम पे उस टाइम पे। हाँ, आई वाज द नंबर 1 इन स्कूल एग्जैक्टली। ऑन द बोर्ड्स। तो पुणे का सबसे जो टॉप कॉलेज है, जिसका कट ऑफ परसेंटेज सबसे हाई है, वो मेरा कॉलेज था। मतलब कट ऑफ परसेंटेज ही 89-88% है। 88% के नीचे अब नंबर तो कॉलेज में एडमिशन ही नहीं मिलेगी। तो नेचुरली आप समझ सकते हैं, इस कॉलेज में सारे पढ़ाकू ब्रेनी टाइप के लोग थे। तो उसमें एक आध लोग ही हम लोग थे जो थोड़े फैशन वगैरह में इंटरेस्टेड थे। तो मेरा सिलेक्शन मिस कॉलेज कंपटीशन में हो गया। सीनियर्स ने मुझे देखा, सारे तो ब्रेनी 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 स्टूडेंट्स थे, तो उसमें से एक जो थोड़ा सा फैशन वैशन में देख के नमूना पता चलता है। तो सीनियर्स आके एक दिन मेरे को पूछे कि
आपको नहीं पार्टिसिपेट करते हो मिस कॉलेज में, तो मैंने अपना नाम दे दिया। और स्कूल छोड़ते वक्त बोर्ड एग्जाम्स के पहले हमारा मिस स्कूल कंपटीशन भी हुआ था, उसमें भी मैंने आई हैड वन, यू वॉन दैट? आई वन द पेजेंट। तो मेरा स्कूल से इंटरेस्ट था इन सब चीज़ों में, मैं करती रहती थी पार्टिसिपेट। आई वाज अ ऑलराउंडर स्टूडेंट। एजुकेशन के अलावा मैं हर चीज़ में अपना नाम दे देती थी, मुझे अवार्ड्स भी मिलते थे। तो वो हुआ, फिर मिस कॉलेज मैंने जीता। मिस कॉलेज कंपटीशन के बाद थोड़े प्रोफेशनल शोज़ मिलने लगे पुणे में, छोटे छोटे मोटे। और उन्हीं दौरान पुणे के जो प्रोफेशनल जो फील्ड में थे, मतलब प्रोफेशनल मॉडलिंग के फील्ड में जो लोग थे, उनकी नज़रों में मैं आने लगी थी, क्योंकि मैं इंटर कॉलेज कंपटीशन और इन सारी चीज़ों में मैं रहती थी। तो पुणे पुणे उस वक्त एक इमर्जिंग मार्केट था। और अभी तो बहुत एक्सपैंड हो गया, लेकिन उस वक्त एक क्लोज कम्युनिटी थी भाई, तो सबको पता चलता था। ये 4-5 ही हम लोग मॉडलिस्ट हैं। तो जो भी कैंपेन्स हो रहे हैं वहाँ पे, ब्रांड्स लॉन्च हो रहे हैं, बॉम्बे के डिज़ाइनर्स पुणे में आके फैशन शो कर रहे हैं, तो हमारा सिलेक्शन उसमें हो जाता था। अच्छा। तो वहाँ पे मैंने बहुत मॉडलिंग का काम किया, वहाँ पे पेजेंट्स भी मैंने और भी किए। मिस कॉलेज के बाद मैंने पुणे के जो प्रोफेशनल पेजेंट्स हैं, मिस पेजेंट्स, उनमें पार्टिसिपेट किया। और मैंने 3 पेजेंट्स में पार्टिसिपेट किया, तीनों में मेरी रैंकिंग आई, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड। अच्छा। हाँ, तो पहले साल मैंने अपने आप को एज अ मॉडल एस्टेब्लिश किया। और द सेकंड ईयर ऑफ माय मॉडलिंग आई वाज टेकिंग पार्ट इन ऑल दीज ब्यूटी पेजेंट्स इन पुणे एंड आई वाज विनिंग ऑल ऑफ देम। वाह! तो मुझे पुणे के लेवल पे जितने भी ब्रांड एंडोर्समेंट्स और शूट्स वगैरह मैं करने लगी थी। एक टाइम पे ऐसा आया कि पूना में टॉप मॉडल्स में मेरा नाम आता था। वाह! यू नो इंडस्ट्री बहुत छोटी थी, 10-12 ही लोग काम कर रहे थे और बहुत लिमिटेड था, लेकिन उसमें मेरा एक नाम हो गया था। तो मेरी फिर महत्वाकांक्षा जागी कि अब शायद मुझे मेरा जो पुराना सपना था कि मुझे मिस इंडिया में पार्टिसिपेट करना चाहिए अब। तो मैंने अपना नाम डाला 2003 में, बट मेरा रिजेक्शन हो गया। जब फर्स्ट टाइम रिजेक्शन हाँ, फर्स्ट टाइम रिजेक्शन हो गया 2003 में। और क्योंकि मैं पुणे में मेरा एक कुछ नाम था, तो मैंने उस रिजेक्शन को, आई डिडंट टेक इट वेरी वेल। सो आई वेंट बैक टू जमशेदपुर एंड मैंने उस साल का पेजेंट एक्चुअली टीवी पर देखा और मुझे बहुत रोना आ रहा था कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो पेरेंट्स ने बोला कि कोई बात नहीं, अगले साल ट्राई कर लेना, अगले साल वापस से हो जाएगा। क्योंकि मैं उस वक्त 18, बस 18 की हुई थी, 18 या 17 ऐसा कुछ था। तो मुझे पता था कि और भी मेरे पास वक्त है, और मैंने सोच के रखा था कि जब तक मेरा सिलेक्शन नहीं होता मैं नाम डालती रहूंगी अच्छा। मिस इंडिया में। मैं भी ठीक हूँ। क्योंकि जब 26 से 27 तक उन दिनों में मिस इंडिया में आप पार्टिसिपेट कर सकता है, और मैं 17-18 की थी, डालती रहूंगी नाम। तो लकीली मैंने 2004 में डाला, तो मेरा सिलेक्शन हो गया। फिर मिस इंडिया आई वन, राइट। और फिर बॉलीवुड के रास्ते खुल गए। और मिस इंडिया जीतने के पहले, 2004 के पहले, मैंने 1 साल बॉम्बे आकर मैंने बॉम्बे में मॉडलिंग करी। आपने वो एस्टैब्लिश यहाँ पे किया फर्स्ट? हाँ, हाँ, क्योंकि मैं जब वापस घर चली गई 2003 के रिजेक्शन के बाद, तो घर पे जमशेदपुर में रहते हुए एक माहौल, एक छोटे शहर का माहौल होता है, तो यू आर अवे फ्रॉम एवरीथिंग। तो मेरे माइंड में आया, और शायद ईश्वर ही बात डालते हैं माइंड में, कि तुम बॉम्बे चले जाओ, 1 साल बॉम्बे में मॉडलिंग करो और फिर ट्राई करो मिस इंडिया। तो बॉम्बे में 2003 अप्रैल में शिफ्ट हो गई। वो पेजेंट कंप्लीट हुआ, मैं घर पे थी, वहाँ से मैं वापस पुणे आए, पुणे से मैं शिफ्ट बॉम्बे। बॉम्बे आने के बाद मैंने ऑडिशंस दिए, ऑडिशन पे ऑडिशन, मैंने म्यूजिक वीडियोस किए, एड फिल्म्स करी। बॉम्बे के कुछ बड़े बड़े एड प्रोडक्शन हाउसेस हैं, उन दिनों में भी थे। उन दिनों ऑडिशंस ओपन होते थे, आज के जैसे नहीं। आज तो आपको बाय अपॉइंटमेंट आना पड़ता है। उन दिनों में मतलब 100-200 मॉडल्स ही थे, तो वही हर जगह ऑडिशन के लिए चले जाते थे। एक दूसरे को फ़ोन कर, कहाँ जा रहे, कहाँ जा रहे हो? ना? अच्छा, वहाँ फलाना ऑडिशन हो रहा है, माडा में, यहाँ पे, वहाँ पे। हम भी पहुँच गए। तो अच्छा। हम पहुँचे बस। उन दिनों का कैजुअल सा माहौल था। वो एक्सपीरियंस कैसा होता था जहाँ पे मतलब ओपन है और बहुत सारे 100-200 एक साथ बैठे हैं एक ही चीज़ के लिए? तो वो उन उन दिनों में आप, यू आर 18 इयर्स ओल्ड। उन दिनों में बस एक, आप रिजेक्शन का नहीं सोच रहे हो, क्योंकि यू आर सो यंग। आपकी तो पर्सनैलिटी डेवलप नहीं हुई है। आपको बस पता है कि आपको यही काम करना है ना? और मुझे पुणे में जॉब के ऑफर्स ही मिल रहे थे, बिकॉज़ आई वाज़ अ गुड वेल नोन फेस इन पुणे। तो मुझे पुणे के कॉर्पोरेट कंपनी से अच्छे-अच्छे जॉब्स मिल रहे थे।
उन दिनों में 30,000 40,000 सैलरी वाह, है उस टाइम पे उस टाइम पे, विच इज़ वेरी गुड। वही ना। एक इंश्योरेंस कंपनी ने, जो एक बड़ी इंटरनेशनल इंश्योरेंस कंपनी पुणे में उन्होंने लॉन्च किया था नया-नया। तो उन्होंने मेरे पोस्टर्स वगैरह देखे थे पुणे में, तो मैं पार्ट टाइम जॉब भी करती थी उस वक़्त। Pregnancy is not just 9 months, it's a journey of love and care. With 9 and beyond, you get guidance that blends modern medical science with the timeless wisdom of Garvsanskar. Daily activities, meditation, yoga, and masterclasses. Everything you and your baby needs to thrive, because you and your baby deserves the very best. Download 9 and beyond today. मॉडलिंग के साथ-साथ एक मैंने पार्ट टाइम जॉब भी लिया हुआ था, कितने घंटे का था वो पार्ट टाइम जॉब? 4 घंटे का। 4 घंटे। हाँ, और मेरी फैशन कोरियोग्राफर ने उनके हस्बैंड की कंपनी में मेरे को जॉब दिला दी थी। और रुपए कितने मिलते थे? उसके लिए मुझे ज़्यादा नहीं, 5,000 ठीक है, 5,000 हाँ। पार्ट टाइम में ना। और पुणे में मॉडल्स को भी उन दिनों में हमें कितने मिलते थे? एक टॉप मॉडल भी आपको 3 साढ़े 3 हज़ार ही मिल रहा है एक फैशन शो का। तो मैंने ये पार्ट टाइम जॉब लिया था, उसका मुझे 5,000 प्लस कमीशन, अगर मैंने उनका कुछ प्रोडक्ट था और मैंने प्रोडक्ट बेच दिया तो उसका 10% कमीशन। अच्छा, तो मैं एक्चुअली उस इंश्योरेंस कंपनी के पास गई थी वो प्रोडक्ट सेल करने के लिए। जो मेरी फैशन डिज़ाइनर कोरियोग्राफर थी, उनके हस्बैंड की कंपनी थी, उनका प्रोडक्ट था। अच्छा। तो मैं जो फीमेल है उनके फैशन शोज़ में पार्टिसिपेट करती थी, वो मुझे जो पैसे देती थी और बाकी लोग जो मुझे हायर करते थे। उसके अलावा ये एक मेरा परमानेंट जॉब था, क्योंकि फैशन इंडस्ट्री का जॉब कभी है, कभी नहीं है। राइट। तो यहाँ पे मुझे थोड़े एक्स्ट्रा पैसे मिल जाते थे, तो वो स्कूटी दी हुई थी उन्होंने जॉब से। तो मैं गई थी इस इंश्योरेंस कंपनी के पास कि ये सीडी है, प्रोडक्ट है, आप खरीद लो। कॉल करके गई थी। तो ये मॉडलिंग के दिनों का वाक़या है, पुणे के मॉडलिंग के दिनों का। आई वाज़ वर्किंग विथ दिस कंपनी, जैसे मैं कह रही थी। तो उनका प्रोडक्ट मैं सेल कर रही थी, मेरा पार्ट टाइम जॉब था। मॉडलिंग करती थी, मॉडलिंग के ऑडिशंस तो मुझे उतने देने नहीं पड़ते थे, बिकॉज़ आई हैड ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड माई सेल्फ। बट फैशन शो हो रहा है, कोई शूट हो रहा है, उसके अलावा दिस पार्ट टाइम जॉब में 5,000 सैलरी और जो मैं प्रोडक्ट अगर सेल करूँ तो 10% कमीशन मुझे मिलेगा। प्रोडक्ट था। प्रोडक्ट का, हाँ, हो गई। और उस कंपनी में वी वर द ओनली 2 एम्प्लॉइज़, मतलब सुबह आके मैं ही ऑफ़िस खोलती थी। अच्छा। और कोल्ड कॉलिंग करती थी, जो मुझे लीड्स मिल जाते थे कि किनको-किनको कॉल करना है और उनको प्रोडक्ट समझाना है, एंड अगर वो एग्री करते हैं मीटिंग के लिए तो जाके प्रोडक्ट का डेमो दिखाना है एंड ट्राई टू सेल द प्रोडक्ट टू देम एंड फॉलो अप विद देम। और जब मैं कोल्ड कॉलिंग हो जाता था मेरा और अपॉइंटमेंट्स हो जाते थे पूरे दिन के, तो मेरे बॉस आते थे और ऑफिस उनको संभाल के मैं ऑफिस से निकल जाती थी। प्रोडक्ट लेके हाँ, प्रोडक्ट लेके मैं निकल जाती थी। सेल आउट करने के लिए। हाँ, क्योंकि ऑफिस में एम्प्लॉय 3 थे, चपरासी था, एक मैं थी, पियोन था, मैं पियो और बॉस, वेट। तो ऑफिस मैंने खोला जब तक वो नहीं आते, और जैसे ही वो आए तो मैं निकल गई स्कूटी लेकर। तो मैं इस इंश्योरेंस कंपनी में गई थी उस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। उन्होंने मेरे से बात करके, दे थॉट द प्रोडक्ट वाज इंटरेस्टिंग, सो व्हेन आई वेंट एंड डिड द डेमो ऑफ द प्रोडक्ट, सो दे सेड यू आर अ मॉडल राइट, हमने आपके होर्डिंग्स देखे हैं सिटी में। पहचान लिया उन्होंने आपको? उन्होंने पहचान लिया, हाँ, बिकॉज मेरे होर्डिंग्स और कुछ फैशन शो में फोटोज आते रहते थे पेपर्स में, तो नॉन फेस थी। तो उन्होंने बोला कि, एंड देन दे सॉ मी डूइंग द प्रोडक्ट डेमो। मैंने बोला हाँ, ये मेरा पार्ट टाइम जॉब है। तो कहते हैं कि हम आपको फुल टाइम जॉब ऑफर करना चाहते हैं। दे वर वेरी इम्प्रेस्ड बाय मी, यू नो, कि नॉन फेस, पेपर्स में भी फेस आ रहा है, एंड शी इज प्रेजेंटिंग अ प्रोडक्ट सेलिंग, यू नो, तो इंश्योरेंस पे तो वही करना पड़ता है। राइट। So they said, we'll give you a full-time job. And so I was little shocked. I said, I don't want to leave my employer because, you know, they are like family to me. So they said, oh, we don't have a problem. You can continue working for them, but you can work for us also. Insurance, as an insurance agent या officer or something. तो वहाँ पे 30,000 प्लस कमीशन, राइट? एंड मेरे डैड भी इंश्योरेंस में थे, अच्छा। तो उनको वो पता चला, सो दे वर लाइक, ओह ओके, देन यू डू अ गुड जॉब, राइट? एंड आई नो दैट इंश्योरेंस इज अ वेरी लुक्रेटिव फील्ड। आपको सैलरी के अलावा कमीशन भी मिल रही है, लाइफ इंश्योरेंस करोड़ों के होते हैं। राइट। बट मेरा उस वक्त सपना था बॉम्बे शिफ्ट करने का, तो मैंने उस जॉब को नहीं लिया, बिकॉज मॉडलिंग भी चल रहा है, ये तो पार्ट टाइम है, फिर फुल टाइम भी ले लूँगी तो मॉडलिंग कैसे करूँगी? प्लस मुझे बॉम्बे मूव होके प्रोफेशनली करना था। तो मैंने बोला कि आपका ऑफ़र बहुत लुक्रेटिव है, अगर
परिस्थिति अलग होती, मेरे कुछ सपने नहीं होते, तो मैं डेफिनेटली ये जॉब ले लेती। बट आई हैव सम प्लान्स टू मूव टू बॉम्बे एंड परस्यू मॉडलिंग प्रोफेशनली। तो कहते बॉम्बे में हमारा ऑफिस है, अब बॉम्बे का ऑफिस ज्वाइन कर लो। तो मैंने बोला मैं सोच के बताती हूँ, बॉम्बे का तो मैं सोच के बताती हूँ अगर मैं कर सकती हूँ। लेकिन फिर मैंने उनको बाद में बोला कि नहीं, हो नहीं पाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग के दिनों में बॉम्बे आने के बाद मुझे एड्स मिलने लगे, तो इनकम भी होने लगी अच्छी खासी, बट बहुत ऑडिशन देने पड़ते थे। तनु तनु मुझसे वो चीज़ें याद है, क्योंकि इतना कॉम्पिटिशन कॉम्पिटिशन हर वक्त रहा है यहाँ पे। उनके बीच में अपने को संभालना, पैसों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है ना? और फिर लोनलीनेस भी है। लोनलीनेस तो फील नहीं होता नहीं, है। अच्छा फ्रेंड्स थे नहीं, आस-पास। फ्रेंड्स भी नहीं, आप 18 के हो, आपके सपने हैं, आप पीजी में रह रहे हैं। अच्छा। और लोनलीनेस का टाइम ही कहाँ है? आप सुबह-सुबह उठ के नहा धो के मेकअप करके ऑडिशन के निकल गए। ये उन दिनों में कैसा है कि आपको मैक्सिमम ऑडिशंस अटेंड करना है। पूरे महीने ऑडिशन अटेंड करके शायद आपको 2 आइटम सुन रहा है। मेरा काम होता था सुबह-सुबह उठ के थोड़ा-सा नाश्ता फटाफट खा के, दूध पी के निकल जाओ, ठीक है? और 2-4 फ़ोन लगाओ, कहाँ जा रहे हो ऑडिशन के लिए आज? अच्छा, हाँ, कहाँ हो रहा है ऑडिशन? अच्छा, वहाँ हो रहा है, आ जाओ, आ जाओ। अब हमारे टाइम पे ना मॉडल्स भी एक-दूसरे के साथ बहुत कोऑपरेट करते थे? हाँ, मतलब कॉम्पिटिशन था, हाँ। लेकिन एवरीबॉडी वाज़ हेल्पिंग ईच अदर। ऐसा नहीं कि मुझे एक ऑडिशन के बारे में पता है, आई विल नॉट टेल यू। और व्हाट्सएप तो नहीं था, मैसेज था। मैसेज। मैसेज में आ जाते थे, कोऑर्डिनेटर्स आपको मैसेज करके भेज देते थे, जहाँ-जहाँ ऑडिशन हो रहा है। तो मुझे अगर 3 ऑडिशंस के मैसेज आए हैं, मैं 6 करके आती थी। अच्छा। एक ऑडिशन में गई, कहाँ जा रहे हो उसके बाद? अच्छा, वहाँ जा रहे हो? अच्छा, चलो, चलो मैं भी चलते हैं। तो वहाँ चले गए, वहाँ चले गए। कभी-कभी ऐसा होता है कि आपको जिस ऑडिशन का कॉल आया है, वो आपका वर्कआउट नहीं हुआ, लेकिन आप यहाँ-वहाँ सुन के किसी और ऑडिशन में चले गए, वो वर्कआउट हो गया। वहाँ कॉल आ गया। उस टाइम के जो फ्रेंड्स थे, वो आज एस्टेब्लिश हैं कहीं, या वो कहीं खो? सिर्फ फ्रेंड्स तो नहीं थे, सब जानते थे। हाँ, भाई जान-पहचान वाले। मिल गए ऑडिशन में, नंबर एक्सचेंज कर लिया। फ्रेंडशिप जैसा कुछ था नहीं। उन दिनों में मेरे कुछ और पर्सनल फ्रेंड्स थे जिनको मैं पूना से जानती थी। अच्छा। जो पूना से वो भी आए थे, बॉम्बे में अपना हाथ आजमाने, मैं भी आई थी। बट आई वाज़ ऑलवेज़ अ सॉर्ट ऑफ अ लोनर, मैं अपने में ही रहती थी। मिलती थी ऑडिशंस में, कहीं लोग मिल गए, कहीं पे कुछ। सोशलाइज़िंग का टाइम नहीं, ये- पैसे भी नहीं होते थे उतने सोशलाइज़िंग। पेन तो वही था, पैसे नहीं होते थे, आप बचाना होता था पैसे भी। आपको रेंट पे करना है। हाँ। मेरा पीजी का रेंट हुआ करता था, कितना था? 2500 और 3500 मेरा। उस टाइम में 2,500 प्रॉपर बहुत अच्छा खासा रेंट था। मैं पुणे से जब मैं शिफ्ट हुई थी, तो मैंने अपनी सेविंग्स मतलब पॉकेट मनी सेव कर करके और मॉडलिंग के पैसे सेव कर करके मेरे पास 5000 था। सो मैं 5000 लेकर अपना बोरिया बिस्तर बांध के एक सूटकेस लेके बॉम्बे चली आई थी। और मम्मी डैडी से पॉकेट मनी मिल रही थी, तो वो वहाँ से मुझे 2000 मिलते थे। और मैंने अपने मॉडलिंग से बचा बचा के पोर्टफोलियो शूट अपने पे खर्च भी करने पड़ते हैं ना, पोर्टफोलियो करवाया, वो सब करवाया। तो कुल मिला के 7000 मेरे पास होंगे उस वक्त। और यहाँ कहाँ रहना हुआ था आने के बाद? अंधेरी ईस्ट पुलिस कॉलोनी। आज ही क्या हुआ? अंधेरी ईस्ट में पुलिस कॉलोनी करके स्टेशन के बाजू नहीं है, तो मुझे वहाँ पे पीजी मिल गया बिकॉज इट इज़ कन्वीनियंट। और उस पूरी कॉलोनी में ना एक ही बिल्डिंग थी, 35 ईयर ओल्ड बिल्डिंग। अच्छा। 35 ईयर ओल्ड पुरानी बिल्डिंग थी। उसमें हमारे जो लैंडलॉर्ड थे, उन्होंने अपने फ्लैट को पीजी में कन्वर्ट कर दिया था, मतलब दे वर नॉट स्टेइंग देयर। अच्छा। उस पीजी में एक हॉल था, हॉल में 3 लड़कियां थी, और बेडरूम था, उसमें 2 लड़कियां थी, अच्छा। 2 बेड्स थे और किचन। तो मेरी जो रूममेट थी, शी वाज अ जनरल मैनेजर एट सम कंपनी, शी वाज जीएम। जीएम एट सम कंपनी। हाँ, शी वाज अ गुड लेडी। तो मैंने उनसे पूछा था, आप पीजी में क्यों रह रही है? आपकी तो सैलरी मतलब कम से कम 80,000 की सैलरी, उसकी 60 या 80,000 की सैलरी थी। तो उन्होंने बोला, देखो मैं सिंगल हूँ, मैं पूरा घर रेंट करूँगी, खर्चे भी ज़्यादा होंगे, सेफ्टी भी नहीं फील, डर भी लगेगा अकेले रहने को। यहाँ पीजी में खर्चे भी कम हो रहे हैं और सारी लड़कियाँ हैं, सेफ भी फील कर रहे हैं, पैसे भी कम। तो बोली, मैं जब मैनेजर बन जाऊँगी ना, तब मैं अपना रेंट लूँगी। तो अच्छी लड़कियाँ थी। बाजू के रूम में भी 3 फीमेल्स थी, उसमें से एक एड एजेंसी में काम करती थी, वन वाज अ टीचर और समथिंग, एंड वन वाज समथिंग आई डोंट रिमेंबर। हम 5 लड़कियां थी पीछे में। एड एजेंसी में जो काम करती थी, उससे दोस्ती ज्यादा थी नहीं ऐसा काम को लेकर? नहीं ऐसा कुछ नहीं था, मतलब जान पहचान थी, उसको पता था मैं मॉडलिंग करती हूँ, बट काम कभी ऐसा हुआ नहीं, यू नो लाइक
बट साथ में खाते थे। वक्त ही कहाँ मिलता था किसी से बात करने का। सुबह उठ के वो निकल गए हैं, हाँ मैं थोड़ा लेट उठती थी 10 बजे, क्योंकि ऑडिशन सब 12 के बाद शुरू होते हैं, मतलब 12 के बाद भीड़ कम होती है। राइट तो मैं 10 बजे तक उठ के, जब तक मैं उठी हूँ तब तक ये लोग ऑफिस चले भी गए। जाए हुए हैं। हाँ। Looking for a trusted companion for your pregnancy journey? 9 and Beyond brings you a unique blend of modern science and ancient Indian wisdom. From expert led masterclasses to daily structured activities, everything is designed to support you every step of the way. Your complete guide to a confident, healthy pregnancy. Download 9 and Beyond today. अच्छा, लोकल में सफर करने का मौका रहा उस टाइम पे? हाँ। मतलब तो वो तो भीड़ भाड़ वो उस टाइम पे भी वैसी थी, भीड़ कम नहीं थी। पहले तो सबसे पहले जब मैं बॉम्बे आई और सबसे पहली बार जब मैं लोकल में चढ़ी, मैं तो गलत स्टेशन में उतर जाती थी। और इसलिए नहीं कि मैं उतरना चाहती थी, स्टेशन मैं कहीं और खड़ी हो गई और स्टेशन पे ट्रेन रुकी और भीड़ ने मुझे उतार दिया। अब आप उतर गए, फिर आप पूछे मैं कहाँ हूँ, अंधेरी हूँ, बैंड्रा हूँ। तो पहले 1 हफ्ता मुझे लगा समझने में, फिर मैंने अपना कार्ड बनवा लिया। अच्छा हाँ, फीमेल कंपार्टमेंट का कार्ड बना लिया। आई लर्नड वेरी क्विकली। आपको सीखना ही पड़ेगा बॉम्बे आके लोकल ट्रेन में ट्रैवल करना, वरना आप ऑटो लोगे तो आपके तो 5,000 एक हफ्ते में खर्च हो जाएगा। तो मुझे राइट 6-7 ऑडिशन में जा रहे हैं, हर जगह 100-100 यू कांट अफोर्ड इट। सो लोकल ट्रेन का पास बनाया, उसी पास को लेकर एक लोकल ट्रेन के पासेस आपका एक दिन में आप कहीं भी रह सकते हो। कितना भी हाँ। बस का पास बनवाया, अच्छा बस का पूरे दिन मैं सुबह निकलती थी 12 बजे और आते आते ऑडिशन वगैरह करते करते थोड़ा बीच में रुक गए, कुछ खा लिया शाम को, आते आते सुबह के शाम के 5-6-7 बज जाते थे। फिर आके इतना टायर्ड ना हो, डिनर बनाओ, सो जाओ, फिर अगले दिन अच्छा, बस की लाइन में भी लगना पड़ता होगा? बसेस की लाइन भी लगती थी और भीड़ भी चढ़ती थी। बसेस की लाइन नहीं होती थी, मेरे पास तो पास होता था। अच्छा मुझे पता होता, बस में ज्यादा लेती नहीं थी, अच्छा ट्रेन ही लेती थी। अच्छा और ट्रेन आपको उतारती है स्टेशन, स्टेशन के तो आसपास। वहां से स्टेशन से उतर के फिर ऑटो ले लेती थी। अच्छा बस फिर वहां पे बहुत टाइम लग जाएगा बस राइट, हाँ तो वो अफोर्डेबल हुआ करता था, उतना ऑटो जो है हाँ जाने अफोर्ड से जाता है। हाँ तो ये बात तो किसी को नहीं पता कि तनुश्री ने यहाँ पे एक प्रॉपर मैंने स्ट्रगल सेल्स गर्ल का भी एक काम किया है और उसमें भी वो सक्सेसफुल थी हाँ पूना में, पूना में। हाँ पूना में। बॉम्बे में भी ऐसी नौबत आई कि देखिए बॉम्बे आने के बाद इमीडिएटली आपकी इनकम, मतलब मुझे 3 महीने लग गए एक प्रॉपर कंफर्टेबल होने में। और क्योंकि मैं पूना में इतना कंफर्टेबल थी कि मेरी मॉडलिंग रेगुलर हो रही थी, मेरा पार्ट टाइम जॉब था, उसमें से सैलरी कमीशन सब मिल रहा था। तो बॉम्बे आने के बाद मुझे थोड़ी तंगी फील होने लगी है कि घर से पॉकेट मनी थोड़ा मिल रहा है और मैंने घर पे बताया नहीं था कि मैं बॉम्बे आ गई हूँ। अच्छा, हाँ, किसी पहले को पता नहीं कि बॉम्बे में? फर्स्ट 3 मंथ्स तो नहीं बताया था। जब मैंने फर्स्ट 3 मंथ्स के बाद मेरा एक म्यूजिक वीडियो आया मेरे पास, तो तब मैंने मम्मी डैडी को बताया कि मैं बॉम्बे आ गई हूँ और बॉम्बे में मैंने मॉडलिंग शुरू कर दी है और मैंने एक म्यूजिक वीडियो किया, तो रिलीज ही हो जाएगा, पता ही चल जाएगा, राइट। तो मैंने बताया, तो बॉम्बे में खर्चे ज़्यादा हो रहे थे, पीजी का खर्चा, ट्रैवलिंग में सब बहुत ज़्यादा हो रहा था, राइट लाइफस्टाइल। और प्लस आप बॉम्बे में मॉडलिंग कर रहे हैं तो आपको फैशनेबल कपड़े भी लेने हैं, ऊना के कपड़े नहीं चलेंगे सिंपल वाले एकदम हमेशा। तो मैं थोड़े बहुत छोटे मोटे मॉडलिंग के काम मुझे मिल रहे थे। मेरे स्टार्टिंग के जो मॉडलिंग के मेरे काम थे ना, दे वर नॉट इवन मेन लीड। मैंने एक शैम्पू की एड में जो एक मेन मॉडल होती है ना, उसके पीछे जो 4 लड़कियां होती हैं उसमें जिनके पास बाल ऐसे ले, आई हैव प्लेड दैट ऑल्सो। सनसिल्क के एड, सनसिल्क का कोई एड था, उसमें मेन मॉडल कोई और थी। हाँ मेन मॉडल कोई और थी और उनको पीछे की 4 लड़कियां कास्टिंग हो रही थी और बंगाली एड एजेंसी था। तो मैंने ऑडिशन दिया तो उन्होंने बोला कि मेन मॉडल के लिए तो कास्ट हो चुकी है, उन्होंने बहुत काम किया है, आप नए हैं इसलिए हम आपको साइड मॉडल का काम दे सकते हैं। उनके उसके लिए उन्होंने मुझे आई थिंक 7-8 हज़ार दिए थे, वो काफ़ी काफ़ी था मेरे लिए। काफी था। तो वो सिर्फ पापी पेट के लिए किया था कि मतलब नहीं, एक्सपीरियंस भी क्या था एक्सपीरियंस भी था? हाँ हाँ। कभी ये डर लगता था कि यार साइड में हम कर रहे हैं तो साइड वाले फिर साइड में रह जाते हैं, हम आए हैं मिस इंडिया बनने के लिए? नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं ऐसा सोचा। चाहते हैं? क्योंकि देखिए मैंने मैंने ये भी रियलाइज़ किया कि इतनी बड़ी एजेंसी के साथ मुझे काम करने का मौका मिल गया है। मैंने 2-3 एड्स किए साइड मॉडल के हिसाब से, जहाँ पे मेरी मम्मी टीवी खोलती थी, मम्मी सबको बोलती थी, "चुप, चुप, रुको, रुको, 2 सेकंड में चला जाएगा वो सुराही, यू नो।"
तो मैंने एक शैम्पू के ऐड में साइड मॉडल का काम किया था और एक ज्वेलरी के ऐड में भी। तो ज्वेलरी के ऐड में साइड मॉडल नहीं थी मैं, 4-5 मॉडल्स थे। वो एक कोलाज टाइप का था। अच्छा। तो उसी ऐड एजेंसी ने मुझे साइड मॉडल में कास्ट किया। उसके बाद जो उनका अगला ऐड आया जिसमें मल्टीपल मॉडल्स थे। अच्छा। सो हम सभी मेन थे लेकिन सबको थोड़ा-थोड़ा फुटेज मिल रहा था। राइट। तो उन्होंने मुझे एक बड़ा भी दिया। दिया। हाँ, काम दिया। फिर उसी एजेंसी के साथ मुझे एक बांग्लादेशी ऐड करने को मिला जिसमें मैं मेन मॉडल थी। बट वो इंडिया में रिलीज़ नहीं हुआ, बांग्लादेश में रिलीज़ हुआ। बंगाली में ऐड था। बंगाल। अच्छा। हाँ, तो वो बंगाली ऐड एजेंसी थी, तो वो मुझे बुलाती रहती थी छोटे-छोटे काम के लिए, कभी कुछ बड़ा आ गया तो बुला लिया। वैसे 4-5 एजेंसीज़ थे, कुछ यहाँ पे कुछ मिल गया। फिर एक कंपनी के साथ मैंने बांग्लादेश के लिए नहीं, बंगाली टॉक शो किया था। अच्छा, टॉक शो में आप होस्ट थी। होस्टिंग थी, हाँ। अच्छा। मैं और एक और बंगाली फीमेल, दोनों होस्ट थे। तो हमारा काम क्या होता था, बॉम्बे में जितनी जगह फैशन शो हो रहा है, हाँ। वहाँ जाके मॉडल्स का इंटरव्यू लेना। अच्छा। हाँ, जो सुपर मॉडल है उनका फैशन शो हो रहा है, तो एक टॉक शो भी हो रहा है, हमारे शो पे गेस्ट भी आते थे। अच्छा। कोई भी जो भी राज़ी हो गया, हमारा काम था कॉल करके पूछना, अच्छा। आप आएँगे हमारे शो में? ये कोई मॉडल हो गए, कोई एक्टर, अपकमिंग एक्टर हो गए, फ़िल्म इंडस्ट्री के कोई भी हो गया। हम ही कॉल करके पूछते थे, रिक्वेस्ट करते थे, फ़ॉलो अप करते थे, उनको स्टूडियो में बुलाते थे। हम दोनों होस्ट करते थे, पूछते थे सवाल। फिर कभी-कभी हमें बाहर जाने का मौका मिलता था, कंटेंट अच्छा मिलता था, अच्छा। तो वो बैकग्राउंड भी कवर करते थे। फैशन शो के पीछे का, बिहाइंड द सीन्स। अच्छा। तो वो भी किया मैंने। तिब्बत उस में। टाइम पे सुपर मॉडल, मेरे ख्याल से उस टाइम बिपाशा वगैरह सब सुपर मॉडल थी। ये विपाशा तो फ़िल्में करने लगी थी। करने लगी थी। और भी बहुत सारे मॉडल्स थे। तो बैकस्टेज जो भी मिल गया, जो भी बात करने को राज़ी है, उनको कवर कर लिया। तो वो बंगाली में था। 3 मंथ्स आई डिड दैट। मतलब बेसिकली बॉम्बे आने के बाद आई वाज़ ऑलवेज़ अ वेरी प्रैक्टिकल डाउन टू अर्थ पर्सन। मुझे ये पता है कि आपको अगर नया काम सीखना है, नए मार्केट में एंटर करना है, तो यू कांट एक्सपेक्ट कि सडनली प्लैटर में आपको मिल जाएगा। आई वाज़ नॉट फ्रॉम अ इंडस्ट्री बैकग्राउंड। मेरा कोई गॉडफ़ादर कुछ नहीं था, कुछ जान-पहचान भी कोई नहीं थी। मुझे अपनी मेहनत से सब करना था। पुणे वाले जो मेरे प्रोफ़ेशनल कॉन्टैक्ट्स हैं, उन्होंने थोड़े कॉन्टैक्ट्स दे दिए थे मुझे। अच्छा। हाँ, वही जो लेडी थी, मैंने उनको बताया था कि मैं बॉम्बे जाना चाहती हूँ, अगर आप किसी को जानते हैं, तो उन्होंने एक आध कॉन्टैक्ट्स दे दिए थे कोऑर्डिनेटर्स के। तो वो कोऑर्डिनेटर्स मुझे ऑडिशन के नोटिसेस भेज देते थे कि यहाँ ऑडिशन हो रहा है। तो उतना मुझे बस उतना उतना बस कॉन्टैक्ट मिल गया था। उसके बाद मैंने वैसे ही 2-4 कोऑर्डिनेटर्स मिल जाते हैं। आप ऑडिशन में जाते हैं, तो किसी और का कोऑर्डिनेटर का कॉन्टैक्ट मिल जाता है। 4-5 कोऑर्डिनेटर हो गए, 4-5 जगह से मैसेज आ रहे हैं कि यहाँ जाओ, वहाँ ऑडिशन हो रहा है। वहाँ जाके ऑडिशन में आपको अपने टैलेंट से आपको काम एग्जैक्ट। मिलता है। तो पूरे महीने मतलब कितने पचासों ऑडिशन देने के बाद शायद आपका 2 काम वर्कआउट हो रहा है। तो वो फ्रस्ट्रेशन कभी चढ़ता था कि मतलब इतना ट्रैवल, इतना सब नहीं? अच्छा। काम ही वही है ना, काम ही वही है। आप उम्मीद रहती है ना। और लकीली बॉम्बे आने के बाद पहले हफ्ते में मुझे एक फैशन शो मिल गया था। तो एक एनकरेजमेंट मिल गई। हाँ। वो पुणे के कॉन्टैक्ट से। अच्छा। वो पुणे वाले जो कोऑर्डिनेटर थे उनके कॉन्टैक्ट से मुझे एक फैशन शो यहाँ मिल गया था पहले ही मंथ में। मुझे 3,500 मिल गए थे उस फैशन शो से First- फर्स्ट मंथ में। हाँ, उस टाइम पे फैशन शो की बड़ी एक बोलते हैं बड़ी वैल्यू हुआ करती थी, और मॉडल्स की बड़ी वैल्यू हुआ करती थी जो रैंप पे होते थे। अब आजकल तो सब फिल्म स्टार्स जो हैं वो मेन हो जाते हैं, मॉडल्स बेचारे पीछे हो जाते हैं। तनुज, यहाँ पे कभी अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, तो बुरे लोगों से भी आपका ज़रूर पड़ा होगा, उनको कैसे हैंडल किया? क्योंकि उस शुरुआती दौर में तो आदमी सोच उतना कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, पता नहीं चल पाता है कुछ। मुझे ना उस टाइम पे उतने बुरे लोग नहीं मिले क्योंकि मेरा जो बॉम्बे के पहले कुछ कॉन्टैक्ट्स थे वो पूना के मेरे कॉन्टैक्ट्स के थ्रू थे। और वो जो हस्बैंड वाइफ कपल थे, उनका बड़ा नाम था पुणे में। तो एक गार्डियन के हिसाब से थे, उन्होंने मेरे को कॉन्टैक्ट दिया था। तो इन्होंने ऐसे कोई हरकत नहीं की किसी ने मेरे साथ। और मुझे छोटे-छोटे ही काम मिल रहे थे, राइट स्टार्टिंग में। आपको बुरे लोगों से देखिए, लो इंसान ना, हर एक इंसान में अच्छा-बुरा दोनों होता है। वो आपकी डेस्परेशन के हिसाब से वो अपना चेहरा दिखाएगा राइट। कि आप कितनी बड़ी उड़ान भरना चाहते हो। अगर उनको लगता है कि ये स्टार्टिंग में आकर ही इसको बॉलीवुड में एंटर करना है, तो फिर अपनी वो असलियत दिखाएगा इंसान, ठीक है? एक तो कॉन्टैक्ट्स, आप कौन से कॉन्टैक्ट से आए हो, यू नो। और मेरे को अच्छे कॉन्टैक्ट्स मिले थे यहाँ पे स्टार्टिंग शुरुआती दिनों में। जिन एजेंसीज़ के साथ मैं काम कर रही थी वो रेप्यूटेड एजेंसीज़ थी। और मैंने ग्राउंड लेवल से शुरुआत की, थोड़ा-थोड़ा करके। तो वैसे आप आगे बढ़ते हो ना, तो
बात अलग होती है। उसके बाद मैंने मिस इंडिया में पार्टिसिपेट किया, मिस इंडिया जीती, अब मैं टाइटल होल्डर हो गई हूँ। तो टाइटल होल्डर हूँ तो लीड रोल ही मिल रहे हैं मुझे एड्स में। और मिस इंडिया के पहले मेरे 3 म्यूज़िक वीडियो सुपर हिट हो चुके थे और तीनों म्यूज़िक वीडियोज़ में मल्टीपल मॉडल्स थी, 3-3 4-4 मॉडल्स। बट किस्मत ऐसी है कि वीडियो हिट हो गया। अब वीडियो हिट हो गया तो स्टेज शोज़ करने लगे, नाम पॉपुलर होने लगा। जब आप धीरे-धीरे उठते हैं ना, धीरे-धीरे आपकी ख्याति बढ़ती है। नहीं। तो अगर कोई इंसान के मन में खोट भी है ना, तो उसकी हिम्मत नहीं होती आपको बोलने में। उसके आपकी ट्रेजेक्टरी अलग है, आप एक-एक करके स्टेप कर रहे हैं और आपका नाम बोल रहा है, तो उनकी हिम्मत नहीं होती है। लेकिन अगर आप कुछ नहीं है, आपके पास कोई बैकग्राउंड नहीं है, आपका कोई फाउंडेशन नहीं है, आपने कोई काम नहीं किया, आप आके सीधा बोलते हैं मुझे हीरोइन बनना है, तो फिर वो कंडीशन रख देंगे। मैंने होते हुए देखा है दूसरों के साथ, मतलब एक आइडिया मिल जाता है ना कि बॉम्बे में आप काम कर रहे हैं, आप स्टार्टिंग के काम तो मैंने बोला छोटे-मोटे ही काम थे। तो शूट्स के टाइम पे आई वाज़ वेरी ऑब्जर्वेंट एज़ अ पर्सन। मैं अपना काम तो कर रही हूँ लेकिन मुझे बाकी चीज़ें भी देख रही हूँ, क्या हो रहा है, आई वाज़ ऑलवेज़ वेरी शार्प। मुझे उड़ती चिड़िया के मैं पंख पकड़ लेती हूँ। मुझे देखकर लोगों को पता नहीं चलता है कि इसको तो कुछ पता ही नहीं होता होगा, मुझे सब पता होता है। क्या हो रहा है, क्या हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि आपको वो एबिलिटी आनी चाहिए अपने आप को सेफ रखने के लिए। एंड लाइक आई सेड आई वाज़ स्कूल टॉपर, राइट? तो उतनी तो बुद्धि थी मुझ में। देखा मैंने बहुत कुछ और मैंने ये भी डिसाइड किया कि उस पथ नहीं जाना। अगर ईश्वर की कृपा से, अपनी मेहनत से काम चल रहा है और धीरे-धीरे मैं प्रोग्रेस भी देख रही हूँ, तो लेट मी लर्न एंड ग्रो ना। जैसे कि मैंने कहा, आई डिडंट माइंड टेकिंग अप अ स्मॉलर प्रोफाइल, क्योंकि अगले ही एड में उन्होंने मुझे बड़ा काम दिया बिकॉज़ दे सॉ माय वर्क एथिक। दे सॉ ये चुपचाप आती है, काम करके चली जाती है। शी इज़ नॉट, यू नो So they were also impressed by me. Everybody that I worked with in Bombay in my शुरुआती दिन, they always spoke well of me. They recommended me to other people. भाई देखिए, जहाँ पे आपने देखा कि कुछ लोग कितना डेस्परेट होते हैं, हमको हीरोइन ही बनना है, तो वो उनकी उड़ान कितनी रह पाती है? ज़्यादा नहीं हो पाती है, उनको मिसयूज़ करके फेंक देते हैं लोग, वो भी मैंने देखा। मैं नाम नहीं लूँगी, बट मैं एक म्यूज़िक वीडियो शूट कर रही थी और उसमें वो वीडियो एक्चुअली रिलीज़ भी नहीं हुआ। मैंने काफ़ी म्यूज़िक वीडियोज़ शूट किए थे, उसमें से 3 रिलीज़ हुए, 3 हिट हुए, एक म्यूज़िक वीडियो रिलीज़ ही नहीं हुआ कभी। बट उस वीडियो शूट के टाइम पे मैंने कुछ देखा जो मेरे ज़हन में रह गया और मुझे बहुत बुरा लगा उस लड़की के लिए, बिकॉज़ मैं उसका फ्यूचर देख पा रही थी। आई एम वेरी इंट्यूटिव। मुझे बचपन से ये जो मेरा अध्यात्म वगैरह ये आज की बात नहीं है, बचपन से है। सिक्स सेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है मेरा, इंट्यूशन, और मैं देख लेती हूँ, भाँप लेती हूँ। तो मैं देख रही थी कि मैं सोची थी इस लड़की का ट्रैजेक्टरी ठीक नहीं है। ये इसको लग रहा है कि ये कहीं पहुँच जाएगी और इसको लग रहा है कि मैं बेवकूफ़ हूँ, मैं स्टूपिड हूँ, बट एक्चुअली मैं पहुँचने वाली हूँ। ये नहीं पहुँच पाएगी क्योंकि ये बीच रास्ते में ही खो जाएगी। लोगों को वही लगता है, लोग एक सरल इंसान को देखते हैं कि ये धीरे-धीरे अपना मेहनत कर रहा है, उनको लगता है ये क्या बेवकूफ़ है यार, ये ऐसे चलता है काम, नहीं ऐसे नहीं चलता है। आप चालाकी करेंगे ना तो आपके सामने वाला जो आपको घुमा रहा है उससे आप वो 10 कदम आगे है आपसे। राइट। वो मुंबई में 10 साल से है, आप अभी-अभी आए हो। वो घर घाट-घाट का पानी पी के वो मजा हुआ खिलाड़ी है। उसने आपको पढ़ लिया है, आप 20 के हो, वो 40 का है। उसने आपको पढ़ लिया है कि शी इज़ यंग, शी इज़ एम्बिशियस, उसको 4 आदमियों ने कॉम्प्लीमेंट क्या कर दिया, उसको लगता है वो हीरोइन बन जाएगी। ऐसे नहीं होता है। तो वो आपको ये देंगे, अपने आप को थोड़ा इम्पोर्टेंस दिखाने की कोशिश करेंगे आपको। आप कुछ और ही सोच रहे हो लेकिन हो कुछ और जाएगा। तो मैंने उसको एक मॉडल को देखा, शूट के बाद एक हमारे सेट के किसी आदमी के साथ जाते हुए, एंड आई वाज़ लाइक एंड देन मेनी इयर्स लेटर एक पार्टी में मैंने उसी लड़की को देखा। तब तक कि मैं हीरोइन बन भी चुकी थी। हाँ। मिस इंडिया भी बन गई, हीरोइन भी बन गई और सब अपने तरीके से अपने एकदम मेरा फंडा से माई वे और द हाईवे। इवन एट 18 मैं बयान नहीं करती थी अपनी पर्सनैलिटी को। बस मुझे पता है कि पीपल डोंट वांट टू सी दैट पर्सन, बट अंदर से मेरा डायलॉग वही होता था, इट इज़ गोइंग टू बी माई वे और द हाईवे। हाँ। तो आज जो पर्सनैलिटी सामने दिख रही है, बिकॉज़ आई कैन अफोर्ड टू डिस्प्ले दैट पर्सनैलिटी। At 18 I couldn't afford to. At 18 I had to even play dumb at times. अच्छा, यू हैव टू शो दैट। Sometimes you have to pretend like आपको समझ ही नहीं आ रही बात। हाँ, मतलब जो इशारे जो कर रहे हैं वो लोग, समझ ही नहीं आ रहा। पता नहीं चल। पता ही नहीं चल रहा है कि वो समझाएगा क्या?
वो ओपन होते हैं कभी, और कभी ओपन हुए? कभी कभी इनडायरेक्टली वो ट्राई करते हैं ना कि आप पकड़ लो सिग्नल तो फिर आगे बात करेंगे, लेकिन आपने अगर पकड़ा ही नहीं सिग्नल, क्या? नहीं, मुझे समझ ही नहीं आया क्या। तो उतनी हिम्मत नहीं करेंगे कि वो अब डिटेल में समझाएंगे आपको कि कास्टिंग काउच, उतनी हिम्मत नहीं करता है। वो ट्राई करते हैं स्टार्टिंग में कि थोड़ा सा छोड़ के देखे कि ले रही है क्या हिंट। आपने हिंट ही नहीं लिया, आपको समझ ही नहीं आ रही बात। और कभी कभी तो मुझे जेन्युइनली समझ नहीं आती थी बात, क्योंकि मेरा लक्ष्य जो है और मुझे जैसे जाना है, मुझे जिस तरीके से जाना है, मैं वैसे ही जाऊंगी भैया। आप सीरियल किलर निकले तो मैं लड़के लड़कियों को ये बोलना चाहती हूँ कि आप कहीं भी किसी के साथ आप चले जाओगे, फॉरगेट अबाउट कि आपका वो कास्टिंग काउच सक्सेसफुल होता है कि नहीं। कोई लिखा पढ़ी है क्या? किसी ने लिख के दिया है कि आप कास्टिंग काउच करोगे, आप ऐसा कुछ उल्टा सुल्टा कहीं भी आप चले जाओगे तो आपका सच में कुछ बन जाएगा? कितने हजारों लाखों लड़के लड़कियां आते हैं शहर में, सब एक से एक दिखने, सब सब खूबसूरत है। खूबसूरत अपने शहर के तो वो ब्यूटी है ना, राइट। हैंडसम है, ब्यूटी है, तभी तो किसी ने उनको चढ़ा दिया है। टैलेंट है नहीं है, आए तो है। सबको कोई ना कोई कॉम्प्लीमेंट देने वाला, आप तो हीरोइन बनोगे, आप तो ये बनोगे, आप तो वो बनोगे। अपने आप को देखना चाहिए। चार चार लोग आपको आके कुछ बोल रहे हैं, फिर चार लोग आपको बहकाने भी आ जाएंगे। पहले कॉम्प्लीमेंट करके चढ़ाएंगे, फिर बोलेंगे अच्छा इनसे मिल लो, अच्छा ऐसा वैसा। यू हैव टू संयम से आपको रखना है। पेरेंट्स ने क्या सिखाया? स्ट्रेंजर्स के साथ नहीं जाने का। बचपन में क्या सिखाया कि किसी के साथ भी जाने, कोई चॉकलेट दिखाएगा तो आप चले जाओगे किसी के साथ, कितना कुछ हो जाता है। राइट। तो बचपन की वो सीख आपको अडल्टहुड में भी फॉलो करना है। यहाँ पे वो चॉकलेट चॉकलेट नहीं है, अलग तरह का चॉकलेट है। आपके एम्बिशन को, आपके होप्स एस्पिरेशंस को वो इस्तेमाल करते हैं, खेलते हैं उनसे वो लोग। खेलते हैं उससे। और यहाँ पे एक और चीज़, ये पॉडकास्ट और ये सब मैं आज क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये सारी चीज़ें, अब मुझे प्लेटफॉर्म अगर मिला है तो मैं अगर 4 भी जिंदगियां बचा लूँ। वही, क्योंकि बहुत सारे लड़के लड़कियां आते हैं, दे गेट यूज्ड एंड अब्यूज्ड एंड लिटरली थ्रोन। कुछ तो प्रोस्टिट्यूशन में चले जाते हैं, क्योंकि इतना उनको अब्यूज हुआ है कि उनको धंधे पे बिठा देते हैं लोग। और कुछ इतने डैमेज हो जाते हैं कि वो अपने शहर वापस चले जाते हैं, और ये कहानियां कभी नहीं आती बाहर। सक्सेस की स्टोरीज ही आती है बाहर। तो वो जो प्रोस्टिट्यूशन में चले जाते हैं तो उनका वो एक मजबूरी बन जाती है। ये भी होता है कि वापस नहीं जा सकते हैं अपने शहर में। बहुत सारी चीजें होंगी, क्योंकि उनको ऑलरेडी यूज अब्यूज कर चुके हैं, तो उनको अपने शरीर के प्रति जो वो एक वात्सल्य होता है कि मेरा शरीर है, मैं इसमें वास करती हूँ, वो फीलिंग चली जाती है। आप अपने आप से, अपने शरीर से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। हाँ, 4 लोगों ने यूज अब्यूज पता नहीं क्या क्या हुआ उनके साथ, फिर वो उनको लगने लगता है कि चलो कमा ही लगते हैं। आई हैव हर्ड पीपल टॉक लाइक दैट। देयर वाज एन एक्ट्रेस, सम एक्ट्रेस आई न्यू, शी वंस ट्राइड सेइंग समथिंग टू मी कि आई विल नॉट टेल यू हु इट वाज। मैंने उसके बाद उसके साथ दोस्ती तोड़ दी। मैंने सुना वो स्टेटमेंट ना, मैंने बोला ऐसे दोस्ती नहीं रखता है मुझे। एस्टैब्लिश थी, थोड़ी बहुत एस्टैब्लिश थी। उन्होंने अच्छी खासी दोस्ती थी। एक दिन उसने पता नहीं कैसी कोई बात छेड़ दी, बोल रही थी कि अरे ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड नहीं है, तुम्हारे बॉयफ्रेंड्स है। तो मैंने बोला वो बात अलग है। तो बोलती थी हाँ, तो फिर मतलब वो कुछ ऐसे समझाने की कोशिश कर रही थी कि ये भी ये वो बात अलग है। मैं अपनी मर्जी से, अगर मुझे किसी से मोहब्बत हो गई है, मुझे किसी से प्यार हो गया है, मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ, वो अलग है। सौदा नहीं करना मुझे अपने अपनी लाइफ का, वो अलग चीज़ है। ये क्या कनेक्शन है? ये कोई कनेक्शन है क्या? और आज की डेट में पवित्र तो कोई भी नहीं है, वो ज़माना ही गलत है, अलग है ना। वो मेरी मर्जी है, मैं एक बॉयफ्रेंड रखूँ 10 रखूँ, मेरी मर्जी है, लेकिन आई एम नॉट दैट। तो ऐसे भी लोग आ जाते हैं आपको जस्टिफाई करने के लिए कि यार थोड़ा सा साइड में अगर तुम ऐसा कुछ, तो मैंने बोला यार ये भाई उस धंधे में नहीं हूँ मैं, आर्टिस्ट हूँ मैं, राइट। तो यहाँ पे समझाने वाले बहुत लोग आ जाते हैं, वो इनडायरेक्टली समझाते हैं, वो चीज़ आप खुल के बोल भी नहीं सकते हैं ना। लेकिन ये उन लोगों के लिए है जो उस चीज़ को पकड़ लेते हैं। मत पकड़ो, ये समझाने वाले आएंगे, वो उनका अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। मैंने मी टू के टाइम पे मुझे बहुत चीज़ें पता चली, बहुत अलग अलग लोगों ने आके मुझे बताई चीज़ें। अप्रोच किया आपको बहुत से लोगों ने मीटू के टाइम पे। हाँ, कि ऐसा होता है, जो चीज़ मैंने देखी दूर दूर से, वो मैंने देखा। वो उस मॉडल की जो मैंने बात की, उसको मैंने बहुत साल बाद देखा, दूर से ही देखा। एंड तब तक मैं मिस इंडिया एक्ट्रेस सब बन चुकी थी, एंड आई वाज विथ माय सर्कल एट एन इवेंट। उसका हुलिया देखकर ना मुझे इतना बुरा लगा उसके लिए।
उसके 5 साल पहले जो मैंने इंट्यूशन मुझे आया था ना उसके बारे में कि ये गलत राह में जा रही है, बर्बाद हो जाएगी, जा चुकी थी। एंड द वियर्डेस्ट थिंग इज कि आप भी 18 साल की ही है ना, आप किसी को पकड़ के आप उसको स्कूलिंग नहीं कर सकता है। कभी कभार लाइफ में आप दूर से देख रहे होते हैं कि कोई गलत राह में जा रहा है, लेकिन ना आप उसके भाई, आप उनके बहन नहीं है, आप उनके रिश्तेदार नहीं है, आप उनके दोस्त भी नहीं है, उतनी आपकी फ्रीडम भी नहीं है कि आप उनको कुछ बोल सको। और अगर बोल भी दो ना तो उल्टा कोई सुना देगा, नहीं आप ही सुनेंगे नहीं, उल्टा सा तो माइंड योर ओन बिजनेस बोल देंगे, आपकी बेइज्जती हो जाएगी। एक चीज़ पूछेंगे, जो यहाँ पे ऐसे बहुत से लोग हम देखते हैं जिनके पास काम नहीं होता, और लेकिन उनके जो उनका रख रखाव होता है, उनकी ज़िंदगी होती है, वो बहुत आलीशान होती है। तो ये लोग भी क्या उस राह पे चल चुके होते हैं? वो डिपेंड या करता है, कोई दूसरा काम भी नहीं होता है? वो डिपेंड करता है। अगर अच्छी फैमिली से है, वेल टू डू फैमिली से है तो वेल टू डू फैमिली से भी नहीं है, मीन्स तो फिर पता नहीं, साइड पार्ट टाइम जॉब कर रहे होंगे, कुछ कर रहे होंगे, या फिर सी हमेशा अज्यूम करना सही नहीं होगा कि कोई गलत ही कर रहा है। कभी कभार उनके फंडा सपोर्टर्स भी होते हैं, दोस्त प्यार भी होते हैं, कुछ कुछ होता होगा, बट सी किसी को देखकर और किसी की हरकतें देखकर आप समझ सकते हैं कि ये गलत राह पे जा चुका है। जैसे कि मैंने उस मॉडल को देखा 5 साल बाद, और मैंने धीरे 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 अपने आप को एस्टेब्लिश कर लिया, क्योंकि मैं घोड़े की जैसी हूँ। मुझे सिर्फ ये नहीं पता होता कि मुझे कहाँ पहुँचना है, मुझे कैसे पहुँचना है वो भी मुझे पता होता है। आपका एग्जीक्यूशन बहुत स्ट्रांग है। हाँ, आई नो इट इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी माई वे और द हाईवे, बिकॉज मेरी इंस्ट्रक्शंस गॉड से आती है। आई लिटरली मेडिटेट ऑन माई प्लान्स। ये मेरी आदत बचपन से है, स्कूल के टाइम से। मैं ऐसे ही स्कूल टॉपर नहीं बनती, इसलिए नहीं कि मैं हमेशा पढ़ती रहती थी, मैं पढ़ाई भी करती थी, बट आई टू सिट एंड लिटरली मेडिटेट। और मुझे ना इंट्यूटिवली पता होता था कि पढ़ा तो मैंने सब कुछ है, लेकिन मुझे इंट्यूटिवली पता हो जाता था कि ये सवालों के आने के चांसेस हैं, तो मैं उस पर ज़्यादा मेहनत करती थी और वो आते थे? हमेशा 100%। वाह। बाकी स्टूडेंट्स आके मुझे पूछते थे कि यार बताओ ना कि कौन से क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। उनको पता चलने लगा लास्ट में कि बस मैंने बताया स्टूडेंट्स को कि तुम लोग ना फालतू की मेहनत ज़्यादा करते हो, पूरे टेक्स्ट बुक को पढ़ो, लेकिन पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर्स को स्टडी करो। इफ यू स्टडी द लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स ना, उसमें आपको 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे जो हमेशा रिपीट होता है, एंड देन उस 10 क्वेश्चंस को झाड़ के पढ़ लो। बाकी पढ़ो, लेकिन उन 10 क्वेश्चंस को वर्बेटिम पढ़ लो। आउट ऑफ दैट अगर 7 क्वेश्चंस या 6 क्वेश्चंस नहीं आ जाए तो नाम बदल देना मेरा। वाइस। सो यू हैव टू बी स्मार्ट अबाउट स्टडीज एंड अबाउट लाइफ एंड एवरीथिंग। आप फैल रहे हो हर दिशा में, आप फैल नहीं सकते हो हर दिशा में। तो मैं यंगस्टर्स को वही मैं देखती हूँ, तो मेरा स्टडीज़ के प्रति जो एटीट्यूड था, मेरा करियर के प्रति मेरा एटीट्यूड वही है। मैंने सबसे पहले बॉम्बे आने से पहले मैंने बॉम्बे की मार्केट को स्टडी किया था। मेरे पास कंप्यूटर था घर में, तो गूगल करके बाकी मॉडल्स ने क्या किया, उन्होंने क्या काम किया, किसी को रिसर्च किया, तो मुझे एक आइडिया हो गया कि ये है ट्रेजेक्टरी। आप मॉडलिंग करो, मिस इंडिया करो, और फिर ऐसे आगे बढ़ो। सो व्हेन यू स्ट्रैटेजाइज एंड प्लान एंड रिसर्च एंड स्टडी, आपको कोई एडवांटेज नहीं ले सकता है, बिकॉज आपको ऑलरेडी पता है कि आपको क्या क्या करना है, कैसे कैसे जाना है। यू डोंट वांट समबडी टू कम एंड रूइन योर प्लान्स। कभी कभी डेस्परेशन नहीं हुआ कि मतलब मुझको जल्दी से वहाँ पहुँचना है? कभी नहीं रहा जिंदगी में? दैट वर्ड इज नॉट इन माई डिक्शनरी। हाँ, नो डेस्परेशन। Desperation, that word is not in my dictionary when it comes to personal, professional, spiritual, any life. You know why? Desperation comes when you don't have a plan and a strategy and intelligence and a focus. Desperation comes when आप फैले हुए हो, कोई भी आके कुछ कर रहा है, आपको दिशाहीन है आप। जब आपको पता है कि मैं यहाँ से यहाँ जाऊँगी, यहाँ से यहाँ जाऊँगी, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ऐसे ऐसे, एंड आपको कुछ गाइड कर रहा है, एक अदृश्य शक्ति आपको बोल रही है। राइट। तो जब मैं ऑलरेडी उस अदृश्य शक्ति की बातें सुनकर ही मैं फॉलो कर रही हूँ सारी चीज़ें, तो मैं दूसरे का क्यों सुनूं? और वो अदृश्य शक्तियाँ तो मुझे दिखती थी बचपन में। आप देखती थी उन अदृश्य? व्हेन आई वाज अ किड, मुझे श्री कृष्ण, मुझे जीसस क्राइस्ट ने दर्शन दिए थे एज अ चाइल्ड। हाँ व्हेन आई वाज 5 or 6 years old, हाँ। he appeared to me. जीसस क्राइस्ट, योर ड्रीम्स? Not in my dream, in my room. क्या बात। और वो कुछ सिखा के गए मुझे। हाँ।
लिटरली ये तो किसी को नहीं पता। ये मैंने बताया है इनको। बताया कभी? हाँ, लेकिन बचपन में मुझे दर्शन होते थे साक्षात देवी देवताओं के, वो अपने आप ही आते थे। और व्हेन आई वाज अ किड, मतलब बिफोर स्कूल, बहुत फ्रीक्वेंटली मुझे दर्शन होते थे और मुझे वो आके बहुत सारी चीज़ें बताते थे जो बाकियों को पता नहीं आया। लाइक फॉर एग्जांपल, एक देवी थी या कौन थी, उसके मुझे दर्शन डेली होते थे। मुझे आस पड़ोस की सारी बातें बताती थी, सारी बातें कहाँ पे क्या हो रहा है, कहीं मर्डर होने वाला है, 6 महीने बाद मर्डर होने वाला है, उसने मेरे को पहले ही बता दिया है। तो मैं मम्मी को, मैंने एक बार ऐसा हुआ कि वो जो, और मुझे लगा था मेरी फ्रेंड है, क्योंकि छोटे बच्चों के रूप में वो दर्शन देते थे। हाँ, वो देवी थी या क्या थी। और हमारा घर, पुराना जो घर था, वो शमशान घाट के पास में था। तो दूर से चिताएं जलती हुई भी दिख रही थी, दिखती है देती। तो मेरे डैडी तो काम पे रहते थे, मम्मी हाउसवाइफ थी, मैं अकेली थी उस वक्त, बहन नहीं थी। तो मैं, ये अदृश्य जो एक कोई छोटी बच्ची दिखती थी, वही मेरी फ्रेंड थी। तो वो आ जाती थी और मम्मी को दिखाई नहीं देती थी, किसी और को मुझे दिखाई दे दी थी। और मम्मी को लगता था हाँ छोटी है, बस बच्चों के होते हैं फ्रेंड्स ऐसे। लेकिन एक बार उसने मुझे बताया कि तुम ना कभी उस घर के पास मत जाना, वहाँ पे कुछ बहुत बुरा होने वाला है, समथिंग बैड इज गोना हैपन देयर। तो उसने ये नहीं बताया कि क्या होने वाला, उसने बोला बस वहाँ जाना ही मत। तो मैंने मम्मी को बोला, मम्मी वहाँ मत जाना, उस घर में उस आंटी से बात मत करना, उस जगह ही मत जाना, कुछ वहाँ बुरा होने वाला है। मम्मी ने बोला क्या हो, किसने बताया। मैं बोला मेरी फ्रेंड रोनीता। और रोनीता मुझे नहीं दिखती, तुमको ही दिखती है रोनीता। मैंने बोला मम्मी वहाँ मत जाना बस। 6 months लेटर, जो वहाँ पे आंटी और वो बच्चे रहते थे, जब बच्चे स्कूल में थे, कुछ लोग आए, वो मैंने उस आंटी का मर्डर कर दिया। और 6 months लेटर इट एक्चुअली हैपेंड। आपको पहले पता चल चुका था कुछ गलत होने वाला है वहाँ पे? हाँ, जो मतलब ये तो वाह। श्री कृष्ण मुझे दर्शन देते थे छोटे बच्चे में। हाँ, वो उन्होंने क्या कहा श्री कृष्ण? नहीं, उनके साथ जितने भी मेरे दर्शन हुआ है साइलेंट साइलेंट अच्छा। वाले। हाँ, देयर इज नो वर्बल कम्युनिकेशन। अच्छा, जो एक इमेज है श्री कृष्ण की, छोटे बच्चे छोटे मतलब सजे हुए बड़ा वैसे भी एक छोटे बेबी बॉय के रूप में आते थे बस, अच्छा, कुछ मुकुट वगैरह पहनते? कुछ नहीं, कुछ एक कुछ बस छोटा बच्चा। अच्छा। फिर मैं छोटी बच्ची थी, तो मुझे लगता था ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, आके बस मैं हम खेल रहे हैं साथ में। तो अचानक से आ जाता था और हम चबूतरे के ऊपर बैठकर मिट्टी के घड़ों से खेल रहे होते थे। आप दोनों? हाँ, हम दोनों। और मिट्टी के घड़े भी कहीं से आ जाते थे, वो मेरे खिलौने नहीं थे, वो खुद ही आता था। मिट्टी के घड़े भी आ जाते थे और हम दोनों बस खेल रहे हैं। फिर मम्मी आती थी कहीं से और देखती थी मैं कहीं ऊपर बैठी हुई चबूतरे के ऊपर, जहाँ पे मुझे चढ़ना भी आता नहीं है। मम्मी आती, तुमको यहाँ किसने चढ़ाया। मैंने बोला मेरे फ्रेंड ने चढ़ाया। कौन सा फ्रेंड। तो मैं देखती थी तो फ्रेंड भी गायब, मिट्टी के घड़े भी गायब। और मैं बोलती क्या तुम करती रहती हो, उतरो नीचे। और हाथों में मिट्टी होती थी कि नहीं होती थी? कुछ नहीं होता था। साफ हाथ? वो आता था कहीं से, कब आता था, मैं कहीं घर के अंदर हूँ, ट्रांस में चली जाती थी शायद मैं, कब वहां से निकली घर से अंदर, कब चढ़ी, मुझे कुछ भी याद नहीं है। मम्मी को भी, मम्मी ढूंढते ढूंढते कहाँ चली गई। मैं बाहर आ गई और मुझे वर्टिगो था, आई कुड नॉट क्लाइंब इन हाई प्लेसेस। अच्छा, बचपने से? हाँ, नॉट एनी मोर, बचपन में मुझे वर्टिगो था, मैं हाइट से देखती थी तो मुझे चक्कर आते थे। हाइट्स में ऐसे चढ़ना तो इम्पॉसिबल है, लेकिन वो छोटा बच्चा आता था, मुझे किसी हाइट पे चढ़ा देता था, हमेशा किसी हाई चबूतरे पे या हाई दीवार पे। वहां बैठ के हम मिट्टी के घड़ों से खेल रहे होते थे, साइलेंटली कम्युनिकेट कर रहे हैं, एंड लाइक अ ट्रांस। और वो शक्ल आज भी याद है हमको? शक्ल भी याद नहीं है मुझे, बस याद है छोटा बच्चा, एक लड़का आता था और मेरा वो बेस्ट फ्रेंड था, भाई था। और लेकिन मम्मी आती थी तो वो गायब। एंड आई एम, मम्मी तुम अपने आप से बातें कर रही हो, खुद ही अकेले खेल रही हो। सो वो जब तक मेरी बहन नहीं आई तब तक वो सब हुआ। माई सिस्टर वॉज बॉर्न, तो ये सारे देवी देवता गायब हो गए क्योंकि आई गॉट डिस्ट्रैक्टेड, स्कूल जाने लगी। हाँ। तो और तो जीसस क्राइस्ट जब आए थे आप सामने, तो वो कैसे आपने पहचाना कि ये जीसस क्राइस्ट है? जो हम लोग इमेज जो देखते हैं वही थी या कुछ और था वो? हाँ, उनकी जो छवि थी मोरलेस सिमिलर थी। वो कैसा हुआ था कि मैं अपने कमरे में थी, रात का वक्त था और मुझे खिड़की से डर लग रहा था, क्योंकि हम, मेरे कमरे में खिड़की थी जो
गार्डन में खुलती थी और उस एरिया वो जो एरिया था गार्डन का ना वो थोड़ा संभला हुआ नहीं था, मतलब उसमें जाले लगे गए थे, एक नींबू का पेड़ था, घास कटी नहीं थी, मतलब वो इग्नोर्ड नेग्लेक्टेड एरिया था गार्डन का। मेरा गार्डन बहुत बड़ा था और इस हिस्से में मेरी खिड़की खुलती थी। तो क्योंकि उस जगह को साफ नहीं किया था, वहाँ पे कचरा पड़ा हुआ था और मैंने डैडी को बहुत बार बोला था कि उस जगह को साफ करवा दो। मेरा मम्मी भी बोलती थी, डैडी भूल जाते थे। तो मुझे उस खिड़की को खोलना ही पसंद नहीं था। अच्छा। और जब खिड़की खोलती भी थी क्योंकि गर्मी लगती थी वहाँ पे, तब एसी नहीं था, कूलर का, तो खिड़की खुलती थी तो मुझे उस खिड़की के बाहर बहुत डर लगता था। तो एक रात ऐसा हुआ कि मैं डर के मारे सो ही नहीं पा रही थी। मुझे उस खिड़की से डर लगता था कि यार इस खिड़की समथिंग और जाली था उसमें एक ड्रिल था। तो डर के मारे मैं इतना डर गई कि शायद मेरे अंदर से प्रार्थना निकल गई। मैं कुछ मैंने प्रेयर किया होगा, तो मुझे महसूस हुआ कि हमारी दुनिया और दैविक दुनिया के बीच में एक पर्दा है। मैंने क्या महसूस किया, मैंने उस दिन पहली बार अपनी लाइफ में 5 या 6 साल की उम्र में मैंने देखा पर्दे के पीछे कोई है जो मेरा बहुत खास है। मतलब ये कोई अननोन पर्सन नहीं है, ये मेरा ही है, तो मेरा मेरा अपना कोई है। मुझे वैसी फीलिंग हुई जो पर्दे के पीछे है और वो आ चुका है मेरे कमरे में, लेकिन पर्दे के पीछे है, लेकिन उसका मुझे आकार, उसकी वाइब्रेशन, उसकी प्रेजेंस। प्रेजेंस फील हो रही थी। जैसे कि हम जब छोटे होते हैं, भाई। आप अगर आपकी आंखों में किसी ने पट्टी भी अगर बांध दी है, लेकिन अगर आपके मम्मी या डैडी दूर में भी है, आप फील कर लोगे ना कि मेरी मम्मी है, चाहे उन्होंने परफ्यूम भी नहीं लगाया होगा, राइट। उनकी प्रेजेंस आप फील कर लोगे। कभी कभी ऐसा होता था कि हम घर पे हैं, डैडी गली में हैं, लेकिन मैं मम्मी को बोल देती थी डैडी घर आ रहे हैं। आपको इंट्यूशन से फील हो जाता है ना, गली में 1 किलोमीटर दूर है लेकिन डैडी घर आ रहे हैं। मैं बोलती नहीं, अभी डैडी के घर आने का टाइम नहीं है, बोले डैडी घर आ रहे हैं अभी। तो वैसे ही देवी देवता जिनके साथ आपके पिछले जन्म के तार जुड़े हैं, उनको आप पहचान जाते, चाहे इस जन्म में आप किसी और धर्म में ही क्यों ना पैदा हो गए हैं। इस जन्म में आप उस धर्म से नहीं जुड़े हैं, आपको उनके बारे में किसी ने बोला ही नहीं है, आपका इंट्रोडक्शन ही नहीं हुआ है, लेकिन आप पहचान जाओगे उनको। तो उस तरीके से वो जब आए पर्दे के पीछे ही थे और थोड़ा सा आकार मुझे दिख रहा था, एंड अगेन इट वाज लाइक अ ट्रांस लाइक स्टेट। लेकिन मैं समझ गई कि ये इसलिए आए हैं क्योंकि मैं सो नहीं पा रही हूँ, मुझे डर लग रहा है। तो मैं खिड़की के पास गई, वो भी खिड़की के पास खड़े थे मेरे बाजू में, और उन्होंने मेरे को बोला कि भयभीत मत हो, देखो अंधकार की तरफ, क्योंकि बाहर अंधेरा था और मेरे कमरे में भी अंधेरा था, तो मुझे अंधकार से डर लग रहा था। तो उन्होंने मुझे खिड़की के बाहर देखने को बोला, मैं आंखें बंद करके खड़ी थी, नहीं नहीं मुझे नहीं देखना, मुझे नहीं देखना। बोले आंखें खोलो और देखो सामने। तो मैंने आंखें खोली और देखा अंधकार अंधकार। बोले देखते रहो तब तक जब तक ये अंधकार अंधकार नहीं रहेगा। एंड वही होता है, जब आप अंधकार में जाएंगे ना तो सबसे पहला इंसान को डर लगता है क्योंकि आपको दिख नहीं रहा है, बट इफ यू कीप लुकिंग एट द डार्कनेस यू विल रियलाइज एक्चुअली देयर इज इनफ लाइट। तो जब मैं देखती रही खिड़की के बाहर, तो मुझे आकार दिखने लगे पेड़ों के, जो आकार मुझे भयभीत करते थे, ऐसे पेड़, क्योंकि वहाँ पे वो पेड़ कटे नहीं थे, उसको मेंटेन नहीं किया था डैडी ने। तो ऐसे वैसे जाली वाली लगे तो मुझे डर लगता था। तो मैंने बोला देखते रहो। तो मैंने देखा अरे ये तो बस वही है, झाड़ लग गए हैं, जाली लग गए हैं। अच्छा अच्छा, फिर मैंने देखा कि इतनी तो रोशनी है, बाहर स्ट्रीट लाइट की रोशनी आ ही रही है। फिर मुझे लगा मैं क्यों डरती हूँ इतना ज्यादा इस खिड़की से। जब मैंने अंधकार की तरफ देखना बंद नहीं किया, आंखें खोल के बस मैं देखती रही, तो मुझे रियलाइज हुआ, और वो बोल रहे थे मुझे, बोले देयर इज ऑलवेज इनफ लाइट। ये सब बात कर रहे हो? वो कर रहे हैं मेरे साथ टेलीपैथी की, बाजू में है, मुझे सुनाई दे रहा है। मुझे मतलब एक अजीब सी कम्युनिकेशन थी, जो बाद में मुझे समझ आया कि जब आप देवी देवताओं के समक्ष होते हैं तो वो उसी तरह से कम्युनिकेट करते हैं। लेकिन इस जीवन में वो मेरा पहला कम्युनिकेशन था, लेकिन आई वॉज वेरी कंफर्टेबल। वो बोले कि अंधकार से मत डरो, अंधकार की तरफ देखो, और देखते देखते तुमको रियलाइज होगा कि एक्चुअली वो अंधकार है ही नहीं, तुम्हारी आंखें एडजस्ट हो जाएगी, देयर इज ऑलवेज इनफ लाइट।
तो वो जो बच्चा था, तनुश्री जो बच्ची थी ये, फिर कभी मैं अंधकार से नहीं डरी। नहीं उसको डर नहीं लगा जब चीजें सामने आ रही, जब जीसस क्राइस्ट, एक बच्चा होता उस है। प्रेजेंस से तो मुझे कंफर्ट फील हुआ। जैसे ही वो पर्दे के पीछे वो जब मैं डरी खिड़की, क्योंकि अब वो गर्मी का मौसम था, राइट। खिड़की मुझे खोलनी पड़ी। मैं खिड़की भी बंद करके सोती थी, अच्छा, लेकिन इतनी गर्मी हो गई कि मुझे खिड़की खोलनी पड़ी। अब नींद नहीं आ रही है। अब जब ये प्रेजेंस आ गया मेरे कमरे में तो मेरा डर इंस्टेंटली चला गया था। फिर वो बोले खिड़की के पास आओ। मैंने बोला नहीं नहीं नहीं, खिड़की के पास नहीं जाना। आओ खिड़की के पास। खिड़की के पास जाके मैं ऐसे खड़ी हो गई। बोले आंखें खोलो। मैंने बोला नहीं नहीं, मैं नहीं खोलूंगी। अब मैं तो जानती हूँ कि मैं अपने से ही बात कर रही हूँ, ये मेरा कोई अपना है और मुझे डर नहीं लग रहा था। इनके बाजू में मुझे डर नहीं लग रहा था। फिर आंखें खोलो, देखो अंधकार की तरफ। तो मैं डर डर के अंधकार की तरफ देख रही हूँ। फिर धीरे धीरे विदिन 3 मिनट्स मुझे लगा ये अंधकार तो है ही नहीं। बाहर की लाइट आ रही है थोड़ी सी, यहाँ से थोड़ी लाइट आ रही है, और आंख देखते देखते पूरा सब कुछ दिखने लगा मुझे बाहर। बस झाड़ है, पत्ते, थोड़ा सा ये इतना ही है, इसमें डरने की कोई बात ही नहीं है। उसके बाद मैं समझ गई बात को कि इंसान डरता अननोन से है। जो चीज़ अननोन है, जो चीज़ अदृश्य है, जो चीज़ दिख नहीं रही है, उससे हम डरते हैं। और वो डर हमको भी ना बांध देता है। अब ऐसा नहीं है कि दुनिया में खतरनाक चीज़ें नहीं है चीज़ें। हमको उससे भी केयरफुल रहना है, लेकिन डर को इंटरनलाइज नहीं करना है। पूरी दुनिया को देखना है। दुनिया में अंधकार है, रोशनी है, सब कुछ है, सारी चीज़ों को देखना है। और देख कर उसमें अपनी चेतना को जागृत करना है। तनुश्री एक बात पूछेंगे आपसे, आप इतना स्पिरिचुअली, तो दिल से बताइएगा कि स्पिरिट्स जो होती हैं उनसे वो ज़्यादा डरावनी चीज़ें हैं या इंसान जो होते हैं वो ज़्यादा डरावने हैं? इंसान से आपको केयरफुल रहना पड़ेगा, लेकिन स्पिरिट से भी केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभार स्पिरिट्स भी हावी हो जाता है इंसान के ऊपर। वो कोई एज होती है हावी होने की उनकी? नहीं, वो आपने अगर अपने आप को ओपन कर लिया ना किसी तरीके से, जैसे कि वो क्या कहते हैं बच्चे, वीजी बोर्ड खेलते हैं ना, वो क्या कहते हैं उसको, प्लानचेट बोर्ड। मैं विजी बोल रहा हूँ। कभी नहीं करने का, कभी नहीं। बच्चों को पता नहीं होता है प्लानचेट वगैरह, कॉइन्स दिलाना, स्पिरिट्स को बुला लेते हैं। नेवर डू दैट। ये खेल नहीं है। ये जो स्पिरिट्स होती है ना, उनको अगर आप बुलाओगे वो आ जाएंगी। फिर आपको नहीं पता है, आप तो खेल के निकल गए, लेकिन वो आपकी ऑरा से चिपक जाएंगी, या जिस जगह पे आपने उनको बुलाया है उस जगह पे वो अटैच हो जाएंगी। फिर आपकी लाइफ में उथल पुथल करना स्टार्ट कर दे, क्योंकि आपने इन्वोक करके बुलाया है। अब जो तांत्रिक बुलाते हैं उनको बुलाना भी आता है, बुलाना भी आता है। अच्छा जो तांत्रिक मांत्रिक करते हैं, हालांकि मैं उन चीज़ों पे भी अग्री नहीं करती। अच्छा। मेरा मानना है बुलाना तो भगवान को बुलाओ, बड़ी चीज़ को बुलाओ, Right. बड़ी चीज़ को बुलाओ, देवी देवता है उनको बुलाओ, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल है, वो बड़े तत्व में है, आपका फायदा भी होगा। आप उनको बुलाने का भी तरीका बहुत आसान है, मंत्र जाप करो। जीसस को बुलाना तो उनको नाम नाम लेके बुलाओ, वो प्रकट हो जाएंगे, बहुत आसानी से प्रकट हो जाएंगे। महादेव को बुलाओ, महादेव को हर हर महादेव जाप करो, उनकी प्रेजेंस आपको फील होने लगेगी। अब अभी कभी आपको इधर फिलहाल किसी की प्रेजेंस आई, आपने कभी किसी को बुलाया? मेरे बचपन से तो मैंने बहुत कुछ देखा है, क्योंकि मेरा थर्ड आई एक्टर का, मेरी इंट्यूशन एक्ट्रेस थी। अब जब देवी देवता दर्शन दे रहे हैं तो और भी चीजें दिख जाती है, लेकिन क्योंकि मेरे ऊपर प्रोटेक्शन थी, तो मुझे भूत प्रेत पिशाचों ने ज्यादा परेशान नहीं किया। क्योंकि आप सोचिए ना, मैं डर रही थी खिड़की से और ये प्रकट हो गए। वो कैसा रिश्ता होगा मेरा, कि एक दिन मुझे नींद नहीं आई तो ये आ गए, उन्होंने मुझे प्रवचन दे दिया जो मुझे आज तक याद था। मैं आज तक अंधेरे से नहीं डरता, मुझे वो सीख आज तक याद है। कभी किसी स्पिरिट से सामना हुआ आपका? पिछले 5 सालों में मेरे दुश्मनों ने मेरे पर जादू टोने टोटके, ब्लैक मैजिक, बूडू शूडू सब करवा लिया है, क्योंकि मेरे मीटू मूवमेंट के बाद मैंने बहुत दुश्मन बन गए। तो जब पागल टाइप के लोग अहंकार में आके रावण टाइप के लोग हैं, या रावण प्रकृति के लोग का ईगो, उनके मस्तिष्क, उनकी चेतना से बड़ा है। तो कुछ लोगों ने मुझे टारगेट किया, मेरा एक्सीडेंट हुआ, फूड पॉइजनिंग, मुझे मरवाने की कोशिश की गई, मुझे हरास, मेंटली साइकोलॉजिकली टॉर्चर करके खत्म करने की कोशिश की गई, मेरे प्रोजेक्ट साबोताज की, सब कुछ कुछ। और साइड बाय साइड ये
तंत्र मंत्र की चीजें भी करवाई, इससे और करवाया। मतलब हिंदू तांत्रिक, मुस्लिम तांत्रिक, हर किसी को जहां जहां जाके है कि ये इसका खराब कुछ हो जाए, ये मर जाए। मैंने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ समझा, बट मेरी जहां तक पहुंच है मैंने उनको बुलाया। अगर अगर बचपन में अगर अगर मुझे बचपन में ही पता चल गया है कि मेरे ताल्लुकात इस जगह पे हैं, तो मैं क्यों लड़ूं स्पिरिट से अकेले। जब कोई चीज नेगेटिविटी मेरे पास आती है तो मेरे पास तो मेरी जान पहचान बहुत ऊपर तक है ना। तो आप उनसे राब्ता कायम करती हैं, हाँ, उनसे कांटेक्ट करती हैं? मैं कांटेक्ट करती हूँ, उनको पहले ही पता होता है। अच्छा। वो आधी से ज्यादा चीजें तो मेरे ऊपर आने के पहले ही रोक देते। मेरे पे प्रोटेक्शन बहुत हैवी है। 90% चीजें तो वो आती नहीं है मेरे पास ज्यादा, और आती भी है तो रिफ्लेक्ट होकर बैक टू सेंडर हो जाती है। मतलब जिसने भेजा है उसी के ऊपर जाती गिरती है। इसीलिए अगर काम आपका एक ही तांत्रिक से बन गया है तो आपको इतने लोगों को हायर करने की क्या जरूरत है, क्योंकि एक एक करके सब आया, सब भुगते हैं। वो उन्होंने कुछ किया मेरे ऊपर, वो सारा वापस उनके ऊपर गया। आपको ये पता चल जाता है कौन है जो मेरे ऊपर कर रहा है? इंडस्ट्री का कौन-कौन लोग हैं उसमें इन्वॉल्व है? हाँ, मुझे पता है, एक लॉबी है, ग्रुप है, ये उनका काम है, बेकार से लोग हैं। उनको बस लोगों को परेशान करना है, और मीटू के बाद मैं टारगेट में आ गई उनके। अच्छा, मीटू का जो आपने किया वो एक बड़ा एक साहसी कदम था। वो मैं खत्म कर लेती हूँ। हाँ, अच्छा प्लीज़। मेरे शुरुआती दिनों में आपको नहीं लगता है कि ये जो भगवान है, देवी देवता है, जो ये हस्तियां हैं, जो ब्रह्मांड चला रहे हैं, ये मुझे किसी अरे गहरे नत्थु खैरा के साथ जाने देंगे? ये मुझे किसी फालतू इंसान के साथ बात तक नहीं करने देता है। मेरी उनकी मर्जी के बगैर आई कांट इवन हैव एनी लाइज़ॉन विद एनीबॉडी। अगर मेरा किसी लड़के में इंटरेस्ट भी हो गया ना, जेन्युइन पर्सनली, और ऊपर से सब ठीक-ठाक दिखता है, अच्छा भी है, इम्प्रेस भी कर रहा है, लेकिन उसके पीछे छुपी हुई चीज़ें मुझे नहीं पता है, मेरे सपने में आ जाएगा। उसकी पूरी कुंडली खोल के रख देंगे मेरे सामने। ऐसा हुआ है? हुआ है। एक कोई बंदा था, मुझे पसंद था, मतलब कॉलेज के दिनों से पसंद था, और वैसे करियर से कोई रिलेटेड नहीं था, मेरा कोई, मुझे पसंद था, मुझे बहुत पसंद था। और एक टाइम ऐसा आया कि मैं भी सिंगल हूँ, वो भी सिंगल है, तो मिलने लगे और बात थोड़ी आगे बढ़ने लगी। सबको लगा कि शायद इनकी अब डेटिंग शुरू होगी, हम साथ में दिखते भी अच्छे थे, लेकिन मुझे उसकी कुछ बातें पता नहीं थी। अब बात ये थी कि वो उसने अपने एक्स गर्लफ्रेंड के साथ फिर भी ताल्लुकात रखे हुए थे, मतलब साइड में चल रहा था सब कुछ। अच्छा। एंड ही, मतलब मैं उसका पंचिंग बैग या फिर कुशन हो जाती कि उसको उसको किसी ने धोखा दिया, वहाँ पे कुछ-कुछ चल रहा है, यहाँ भी कुछ-कुछ चल रहा है, लेकिन मैं उसको सपोर्ट करती मेंटली, इमोशनली, और मैं डैमेज हो जाती। तो ये नहीं चाहते कि मैं डैमेज हो जाऊँ, तो मेरा फ़ोन उसको डिलीट करने लगा। मतलब 1 हफ्ता ऐसा गया कि सुपरनैचुरल चीज़ें होने लगी, क्योंकि मैं बात नहीं सुन रही थी ना, इंट्यूशन आ रही थी कि छोड़ दे इस लड़के को, अच्छा, हम नहीं पसंद करते इसको। अच्छा इस लेवल का इंट्यूशन आ रहा था कि हाँ, मेरे अगर कोई दोस्त हैं जो मेरे पीठ पीछे मुझे धोखा दे रहे हैं या कुछ गलत कर रहे हैं, मुझे इंट्यूशन आने लगती है, मुझे सपने में आने लगता है। मेरे जो रिश्ते हैं ना इन देवी-देवताओं के साथ, ये पुराने जन्म-जन्मांतर के हैं। वो हर चीज़ में उनका इन्वॉल्वमेंट होता है, हर चीज़ में। मुझे कहीं किसी जगह जाने नहीं देंगे वो, और बाद में मुझे पता चलेगा कि वहाँ पे कुछ घटना घट गई है, और किसी को मैं पसंद करने लगी हूँ, क्योंकि इंसान है ना, कोई अच्छा दिख रहा है, कोई अच्छा आपको इम्प्रेस कर रहा है, आप हो जाते हैं इम्प्रेस, है ना। एक अकेला इंसान है, आप भी कभी लोनली फील करते हैं। ये इंट्यूशन देंगे। अब इंट्यूशन मैं नहीं सुन रही हूँ, क्योंकि आई एम ऑल्सो यंग ना, कभी बच्चे नहीं बात मानते पेरेंट्स की, सेम चीज़ है भगवान के साथ। तो वो सपने में आके उसकी कुंडली खोलना शुरू कर देंगे, ये दिखाना शुरू कर देंगे, देख इसका ये यहाँ पे चल रहा है। कभी माहौल परिस्थिति ऐसी खड़ी कर देंगे कि आप रेड हैंडेड उनको पकड़ लेंगे, कि हम कहीं चल रहे हैं, कहीं कुछ जा रहे हैं, और अचानक से उसकी एक्स गर्लफ्रेंड आ गई, और इन दोनों की इंटरेक्शन देख के मुझे लगा अरे ये कुछ चल रहा है इनके बीच में। मतलब मुझे जो इंट्यूशन आ रही थी वो सही है। ऐसा भी हुआ? ऐसा भी सब मतलब 1 हफ्ते में मेरा ब्रेकअप करवाया। क्योंकि उन्होंने डिसाइड करके रखा है कि मैंने लड़का चूज़ किया है, अब मुझे बताया नहीं को किसको चूज़ किया है। अच्छा मिस्टर राइट को चूज़ मिस्टर राइट चूज़ करके मेरा भाग्य तय है, मेरी जिससे शादी होनी है, इन लोगों ने डिसाइड शायद करके रखा है, या फिर कुछ कैंडिडेट्स है,
अब वहीं पे मेरी शादी होगी, अगर मैं अपनी मर्ज़ी से कुछ भी ऐसे यहाँ-वहाँ कुछ खेल जाऊँ, आई एम नॉट अलाउड टू। क्योंकि ये जो भगवान होते हैं ना, देवी-देवता होते हैं, वो भगवान हैं, वो आपको बड़ा ही कुछ देंगे, अच्छा देंगे। वो आपको ऐसे किसी खूँटे से नहीं बाँधेंगे जहाँ पे आपकी स्पिरिचुअली, मेंटली, इमोशनली आप बंध जाएँगे, और ये मैं 5, 6, 7, 8 साल पहले की बात कर रही हूँ। अगर मैं उस खूँटे से बंध जाती, तो उस वक़्त तो मुझे लग रहा था कि मतलब बहुत मुझे पसंद है, नहीं यही सही है, ठीक है? लेकिन मेरी जो इतनी आध्यात्मिक प्रोग्रेस हुई है, नहीं होती, यू नो? अच्छा। हाँ, और शायद जैसे जैसे माता-पिता होते हैं ना, जब आप बहुत बड़े बाप की संतान हो ना, तो आप कभी-कभार अपनी मर्ज़ी आप नहीं खेल सकते हैं क्योंकि आप इंसान हैं, आप इंसानी अवतार में हैं, आपका माइंड अभी बहुत छोटा है। आप बस छोटा-सा एक अब अभी इतना देख रहे हैं और भगवान इस दृष्टि से देख रहे हैं। वो उस इंसान का अगला, पिछला सब देख पा रहे हैं। आपको उस इंसान का बस शरीर दिख रहा है एकदम शाइनिंग मार के, तो सब आजकल प्रेज़ेंट करते हैं अपने आप को। सब अपने आप को अच्छा ही प्रेज़ेंट करते हैं। उनके पूर्व कर्म में क्या है? उनके पास्ट कर्मास क्या है? उनके जीवन में आगे क्या चीज़ें होने वाली है? उनके जीवन में कुछ बुरा होने वाला है, आप भी फँस जाओगे उस चीज़ में। तो आपके जो पिता है, परमपिता परमेश्वर, वो नहीं चाहेंगे ना, वो तो अपनी बेटी के लिए अच्छा ही चाहेंगे। आपको नहीं दिख रही वो बात, आप यंग हैं, आपके हॉर्मोन्स ना आप इंसान हैं, तो वहाँ पे भगवान का हाथ जब किसी के सर पे होता है ना, तो उसकी पूरे जीवन में वो आपको भटकने नहीं देता है। मैं बॉम्बे भी जब आई, कितनी बार ऐसा हुआ कि ऑडिशन का कॉल आया, लेकिन मन से बात आई, मत जाओ। अच्छा। लेकिन ये बड़ा ऑडिशन है, बड़ा मुझे जाना है, मत जाओ। अंदर से दरवाजे तक गई, लेकिन अंदर से लग रहा है यार नहीं, लॉजिक बोल रहा है जाओ, दिल बोल रहा है मत जाओ, फिर आपने क्या किया? नहीं गई। अच्छा। क्योंकि जब इंट्यूशन बोलता है ना, अंदर से जब दिल बोलता है, इंट्यूशन इज सो स्ट्रांग कि वो हार्ट में और गट में वो आपको नहीं जाने देता है। वो गट में यहाँ पे सिर्फ दिल नहीं, दिल ये पूरा एरिया आपको बोलता है नहीं, नहीं, वो नहीं जाएगी। और अगर पहुंच गई ना, ट्रेन छूट जाएगी। ऐसी-ऐसी चीज़ें होने लगेगी कि मतलब अगर आप ज़िद करके निकल ही गए, तो वो भगवान है, आपके पेरेंट्स आपको फिज़िकली रोक सकते हैं, भगवान तो बहुत कुछ कर सकते हैं। आप ट्रेन स्टेशन पहुँचे, ट्रेन छूट गई आपकी। ट्रेन में आप चढ़े दूसरी ट्रेन में, धक्का ना मार के किसी ने निकाल लिया आपको गलत स्टेशन पे। हरासमेंट हो जाएगी आपकी, मेंटल हरासमेंट, और फाइनली आप बोलोगे जाना ही नहीं है यार, ऐसा भी हुआ है। क्योंकि आपको नहीं जाना है वहाँ पे, वो आपके लिए गलत होता है, वहाँ पे कुछ जाके आपके साथ गलत होता है, तो भगवान का हाथ होता है ना, दे आर पॉसेसिव अबाउट यू। अच्छा, ये बताइए, जो मिस्टर राइट है, उसके कुछ इंट्यूशंस आए, कुछ छवि आई, कुछ अभी तक कुछ नहीं आया? नहीं, इतना बस पता है कि मैं रिसेंटली पिछले साल मैं माँ कामाख्या मंदिर गई थी, तो वहाँ पे एक 96 ईयर ओल्ड एक सेंट थी, फीमेल सेंट थी, अच्छा। जो माँ तारा की साधक रही है पिछले 40 साल तक। तो मुझे पिछले 3-4 साल में कुछ ड्रीम्स आए हैं, इंट्यूशन ड्रीम्स। ड्रीम्स में मुझे बताया गया है कि शादी का योग है। शादी का योग है, इतना बस मैंने देखा है, कुछ चीज़ें मैंने देखी है। बट ग्रूम का, हस्बैंड का चेहरा मैंने नहीं देखा। मुझे कुछ नहीं पता है कि क्या है, कुछ आइडिया ही नहीं है। बस इतना है कि मुझे मेंटली प्रिपेयर किया जाएगा कि हो सकता है कि ये मैरिज आपके योग में है, क्योंकि वो मैं जब मंदिर भी गई थी तो वहाँ पर वो सेंट थी, उसने मेरे को बोला कि तुम्हारा बेटा होगा। मैंने बोला बेटा, शादी ही नहीं हुई है। बोले कि नहीं, शादी होगी और बेटा भी होगा, तो बेटे को लेके आना, मैं मिलना चाहती हूँ। मतलब शी वांट्स टू मीट माय सन। मैंने बोला कब शादी होगी, कब बेटा होगा, कब बेटे को मतलब मंदिर ले जाने लायक इतना बड़ा होगा तभी लेके जाऊंगी। शी सेड आई विल बी वेटिंग, आई विल मीट योर सन। अच्छा, तो आपने पूछा नहीं कब तक ही बेटा कब तक होगा, शादी कब तक, आपने पूछा नहीं? मैं एक जिज्ञासा तो आई होगी? मैंने पूछा, बट टाइम फ्रेम नहीं दे पाई। नहीं दे। बस टाइम फ्रेम इज डिपेंडेंट ऑन मी, बिकॉज ऑनेस्टली आई एम ऑल्सो, आई डोंट फील रेडी। मैं कभी भी मैरिज के लिए रेडी नहीं फील करती हूँ। मैरिज इज अ वेरी बिग कमिटमेंट। एक इंसान के साथ आपको सही इंसान मिलना, तो मुझे लगता है कि जब सही वक्त होगा, ईश्वर को ही पता है, और सही वक्त अगर है और सही इंसान अगर है, तो मुझे पता चल जाएगा कि हाँ, दिस इज करेक्ट, आई शुड डू दिस। नहीं, तन्हा कभी तन्हाई लगती है? नहीं, नहीं लगती है? ये आपने है, अपने को इतना बिजी कर लिया, इससे तन्हाई नहीं लगती कि मतलब नहीं, बिकॉज उन लोग से भागती है तन्हाई से, ऐसा कुछ? नहीं,
उन्होंने मेरे को बिजी रखा है। अच्छा। जो आप ईश्वर से जुड़े हैं ना, तो वो आपको डे टू डे बेसिस पे आपको बता देते क्या करना है, वो इंट्यूशन दे देते हैं, आज आपको ये करना है, आज आपको वो करना है। एक टाइम ऐसा आता है साधक के जीवन में कि आपका मोमेंट टू मोमेंट इज गाइडेड। अब आप अपनी मर्जी से नहीं फंक्शन कर रहे हो। एक ज़माना था जब मैं अपनी मर्जी से फंक्शन करती थी, इसीलिए थोड़ा रेबेलियस थी मैं। तो उनको मुझे ज़्यादा खूंटे मतलब वही ना, रथ चला रहे हैं, तो घोड़ा यहाँ-वहाँ भाग रहा है। तो ट्रेनिंग मुझे उन्होंने मेरे को ट्रेन किया है कि अब मैं सीधा ही चलती हूँ। अब मैं अब मैं उसी दिशा में चलती हूँ जिस दिशा में वो चलने, तो वो डे टू डे मेरा चलता रहता है रूटीन। आज के इस पॉडकास्ट के लिए आपको इजाज़त थी? इजाज़त थी इसलिए आई, हाँ। वरना मुझे पिछले 3-4 महीनों में कितने पॉडकास्ट के मतलब इंक्वायरीज़ आए, कुछ को मैंने एंटरटेन किया, कुछ को सवाल पूछ के एक जगह सवाल पूछ के चिढ़ गई मैं। सवाल भेजो, कुछ आन-शान कुछ सवाल देखा, मैंने बोला नहीं करना। कहीं पे कुछ, कहीं पे जाने वाली थी लेकिन आई गॉट फ्यू, नहीं जा पाई। तो मुझे लगता है कि मेरे जीवन में अब ऐसी परिस्थिति है कि अगर मैं कहीं पे मिल रही हूँ ना कुछ लोगों से, या कहीं पे किसी से बात कर रही हूँ, इट इज़ बिकॉज आई एम परमिटेड टू बी देयर, इट इज़ बिकॉज दे आर अलाउड टू बी इन माई प्रेजेंस। अब ऐसी परिस्थिति है कि जिस इंसान को परमिशन दी है मेरे सामने आने की, वो आ ही नहीं पाएगा मेरे पास। अच्छा, ये आलम हो गया। हाँ, चाहे वो कितना भी पावरफुल हो, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, अगर उसकी मर्जी नहीं है कि इस मुहूर्त पे वो मेरे सामने आए, दे विल नॉट कम। ऐसा नहीं है कि उनको कभी भी परमिशन नहीं है, शायद एक टाइम आएगा कि वो मेरे पास आ पाएंगे, बट फिलहाल नहीं। फिलहाल नहीं। हाँ, क्योंकि हो सकता है कि मुझे भी ट्रेन किया जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें मेरी भी ट्रेनिंग हो रही है, मुझे आइसोलेट करके रखा है कुछ लेवल तक, मुझे ऐसा लगता है। तो ये बताइए, जो मीटू का जो इतना बड़ा एक स्टेप था, तो ये भी जो हिम्मत आई, ये भी और उसने आपने फिर उसने उसने करवाया, मैंने नहीं, कि उसने करवाया सब, अच्छा, उसने करवाया। मैं जब इंटरव्यूज़ भी देती हूँ, लोगों को मेरी बातें बहुत इंस्पायरिंग लगती है। आजकल कुछ सालों में ऐसा हो गया है कि मैं कुछ बातें बोलती हूँ, वो लोगों के ज़हन में गूंजती है दिनों-दिनों तक, क्योंकि वो मैं नहीं बोल रही हूँ, वो बोल रहा है, वो बोल रहे हैं। मेरे जो आराध्य है और जीसस क्राइस्ट, श्री कृष्ण, महादेव, इनके साथ मैंने कई जन्म बिताए हैं इनके साथ। मैंने कई जन्मों का, अनंत कालों का रिश्ता है। ये आज के नहीं, आज का तो मेरा शरीर, ये शरीर है बस 40 साल पहले पैदा हुआ। तो वो कोई कार्य है, मैं वो करवाते हैं, मैं करती हूँ। दुश्मन मेरे हो गए हैं, लेकिन अगर दुश्मन भगवान के साथ जुड़े होते तो उनको भी पता चलता कि ये मैंने नहीं किया, ये उसने करवाया। आपकी दुश्मनी उसके साथ है, जो आप मेरे पे निकाल रहे हो। कोई बात नहीं, ऐसे ही होता है शायद। पिछले जन्मों का कुछ याद है आपको? हाँ, अभी अभी याद आने लगी है बहुत सारी चीज़ें। याद आने लगी पिछले जन्मों की? कहाँ थी आप, कुछ याद है? थोड़ी-थोड़ी चीज़ें याद हैं। है। हाँ, जैसे? जैसे कि मैंने कहा, जीसस क्राइस्ट के साथ मेरा कनेक्शन उनके ही जीवन काल से है, इस टाइम से? उस टाइम से है, मैं थी उनके आस-पास। मुझे थोड़ी-थोड़ी झलक याद आती है कभी-कभार, ये मुझे बचपन से आती है। मुझे उनका असली चेहरा याद है, उस टाइम का? उनका जो असली चेहरा है, जो असली में कैसे दिखते थे वो। उनकी जो फ़ोटोज़ लोग बनाते हैं, गोरे-गोरे से बना दिया है, ब्लू-ब्लू आइज़ नहीं थे, वो मिडल ईस्टर्न दिखते थे, बिल्कुल, डार्क स्किन, और क्योंकि धूप में बहुत घूमते थे, तो डार्क स्किन, डार्क हेयर, डार्क आइज़ एंड स्ट्राइकिंग लुक, बहुत स्ट्राइकिंग उनका लुक था। और उनको बचपन से इन लोगों को उनसे प्रॉब्लम थी, क्योंकि वो थोड़े अलग थे, उनकी विचारधारा अलग थी। और आप कहाँ अपने को देखी उनके बीच में उस वक़्त? आप क्या कर रही हैं? तो मुझे 2 देवताओं के काल के टाइम की बातें याद हैं, आप उस टाइम पे थी उनके साथ? उनके साथ मैं थी। अ, उनके इर्द-गिर्द बहुत नज़दीक से मैं थी। 2 देवताओं का मुझे याद है, और पूरा याद नहीं है। क्या पूरा याद ही नहीं है, झलक-झलक थोड़ा-सा बस, कभी सपने में कुछ दिख जाएगा। एक है श्री कृष्ण और जीसस, और इन्हीं दोनों के मुझे बचपन से दर्शन होते आए हैं। तो जीसस के बारे में आपने बताया कि उनकी आप दोस्त थी और बचपन की, हाँ। बचपन की, और श्री कृष्ण की? मैं उनकी बहनों में से एक थी। कौन-सी बहन उतना क्लैरिटी नहीं है, बट मुझे एक ड्रीम, एक विज़न याद है, जिसमें उन दिनों का जो घर होता था ना, चौखट चौखट अब चौखट छोटी थी,
चौखट छोटी होती थी। श्री कृष्ण एक्चुअली लंबे थे बहुत, उनकी हाइट ज़्यादा थी। आपके भाई? हाइट है। और हम राखी के टाइम पे सारी बहनें खड़ी थी और राखी में जो थाल सजती है ना, बहनों ने थाल सजाई थी, तो मैं चौखट के इस तरफ थी और वो थाल सजी हुई थी, राखी थी उसमें, बाकी सारी चीज़ें थी और हम उनका इंतज़ार कर रहे थे। और मुझे इतना बस विजुअल याद है कि वो ऐसे नीचे करके चौखट से वो अंदर आए। तो जो फ़ोटोज़ में श्री कृष्ण को एडल्ट में भी उनको बहुत कम हाइट का दिखाया गया है, वो बहुत लंबे थे। उनकी हाइट बहुत लंबी थी, उनको चौखट से कम इतना उनका सर था। चौखट यहाँ होती थी, उनका सर यहाँ होता था, उनको ऐसे करके आना पड़ा था। और मैं राखी का दिन था, मुझे राखी के दिन ही वो सपना आया था। हर साल जब राखी होती है ना, भाई दूज और राखी के टाइम पे मुझे सपने में कुछ तो उनका दर्शन हो जाएगा, कुछ तो अनयूजुअल सा श्री कृष्ण को लेकर कोई विजन होगा या कोई दर्शन होगा या कुछ मेरे पास आ जाएगा, जो मुझे जिस चीज़ की कमी है। कभी पैसे मिल जाते हैं मुझे, राखी के टाइम पे कोई इवेंट या कुछ काम मिल जाता है, कुछ अच्छा हो जाता है या फिर कहीं से कोई मेरा इन्वेस्टमेंट या राखी के टाइम पे मुझे कुछ मिलता है, कोई गिफ्ट मिलती है और एक कुछ दर्शन होता है, और वो मैंने सपना देखा था। तो वो आपको अपना घर याद है, जो अपने मुझे जो सब बहनों के साथ है, कुछ याद है आपको? मुझे उस काल का सच में बहुत ज़्यादा याद ही नहीं है। मुझे एक चीज़ याद है, वो विजुअल मुझे याद था कि चौखट से वो ऐसे आए और वो अपने रूप में सजे-धजे थे एंड ही वाज़ टॉल, सांवले रंग के थे लेकिन काले नहीं थे वो। उनको जो फ़ोटोज़ में दिखाया जाता है ना सांवले रंग, मतलब ही वाज़ नॉट ब्लैक, ही वाज़ नॉट ब्लू। जब वो वृंदावन में लीला करते थे शायद वो ब्लू हो जाते होंगे, वो मुझे याद नहीं है। बट ही वाज़ ऑलिव स्किन, मेरा जो कलर है ना एग्ज़ैक्टली इसी कलर के थे वो। अच्छा। सांवले से थोड़े दस थे एंड ही वाज़ चार्मिंग एंड एक चीज़ मुझे याद है कि अ, यमुना के किनारे जब वो बांसुरी बजाते थे ना, तो मुझे वहाँ नींद आ जाती थी। अच्छा, मुझे बस इतना याद है कि उसके बाद क्योंकि वो जब बांसुरी बजाते थे ना, तो उनकी सांस उस बांसुरी के थ्रू एटमॉस्फेयर में चली जाती। हिज श्वास, वो नारायण की श्वास है, वो स्वयं नारायण है, वो हरि है, राइट? तो वो जब सांस, उनकी जो सांस अंदर जाती है बाहर आती है, उनकी बांसुरी बजाने का एक पर्पस होता था, उनकी सांस को इस सृष्टि में डालना। तो जब वो बांसुरी बजाते थे सिर्फ उसमें से ध्वनि नहीं निकलती थी, उस ध्वनि में एक वाइब्रेशन होता था प्लस उनकी सांस निकलती थी, तो पीपल यूज्ड टू गो इन ट्रांस। और सबसे पहले मैं ट्रांस में चली जाती थी, इसलिए मुझे उसके बाद का कुछ याद नहीं है वहां पे क्या हुआ। इसीलिए अब मैं कभी इस जब जीवन में वृंदावन गई भी नहीं और बहुत ज़्यादा तीव्र इच्छा भी नहीं हुई। बट ये बस थोड़ा-सा मुझे याद है कि जब वो बांसुरी बजनी शुरू होती थी, तो पूरा यमुना किनारे का पूरा एटमॉस्फेयर बहुत ही अलौकिक, मिस्टिकल ऐसा-ऐसा हो जाता था। और अगर सिर्फ गोपियाँ ही वहाँ रह पाती थी। अच्छा। हाँ, और जो उनके नज़दीक है, जो उनकी वाइब्रेशन से ऑलरेडी ब्लेंडेड है। कोई दूसरा अगर आ गया ना वहाँ पे, तो वो पागल होके सुध-बुध खो देगा। तो वो जो गोपियाँ थी ना, अ, वो स्पेशल सोल्स थी। वो भी आपको याद है? गोपियाँ भी कुछ ध्यान है कुछ? नहीं, उनका मुझे कुछ याद नहीं। इतना मुझे याद है कि मैं ही जाके उनको बुला देती हूँ, उनकी खिड़कियों के नीचे, "अरे सुनो, सुनो।" अच्छा, ये भी याद है वो? इतना बस याद है मुझे, हाँ। लेकिन मुझे पिटाई भी, मेरी बहुत पिटाई होती थी। कौन करता था? भाई? मेरे वो नहीं, हाँ। ये इनकी बदमाशियाँ होती थी ना, मक्खन चुराना, ये करना, वो करना, ये तो तुरंत फुल स्पीड में भाग जाता था। मैं बच जाती थी और फिर मेरी पिटाई हो जाती थी। बदमाशियाँ जो करते थे सब साथ में ही करते ना, भाई-बहन लोग मिलके। आप बड़ी बहन थी उनकी? वो याद नहीं, वो बड़ी याद थी, है। छोटी थी, बड़ी थी, मुझे कुछ याद नहीं है। बस इतना मुझे याद है कि जब बांसुरी बजनी शुरू होती थी तो एटमॉस्फेयर पूरा चेंज हो जाता था ये सब तो हज़ारों साल पुरानी बातें हैं। और मैं सबसे पहले ट्रांस में, मतलब आई हैव गॉन सबसे पहले इन ट्रांस। उसके बीच में फिर क्या हुआ, एंड सब झूमने लगते थे, शायद वही होता था। और मुझे याद है कि बदमाशियाँ बहुत, मस्ती, नॉटीनेस बहुत होता था और पकड़ में मैं आ जाती थी। ऐसे ये तो अपनी बदमाशियाँ करके फुर्र फुर्र गॉन फुल स्पीड एंड आई एम देयर। तो अ,
क्या बदमाशी होती थी, मक्खन चुराना जो भी होता था, वो मेरी पिटाई हो जाती थी। आज भी मेरी पिटाई हो रही है यार, मी टू वूमेन इन्होंने करवाया। क्यों मेरे पीछे पड़ गए दुश्मन? मेरी पिटाई हो रही है, मेरे पे इतना ब्लैक मैजिक ये वो मेरे इस पिटाई होनी है एक टाइम पे, राइट। कर वो रहे हैं। कहते हैं कि मीटू के बाद धनुषी ने बहुत लोगों का करियर खत्म करवा दिया, ये भी एक इल्जाम है। नहीं, करियर मैंने खत्म नहीं करवाया, वो भगवान का आप क्यों लोगों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं? ये जो लोग हैं जो ये सब करते हैं, या आप छोटे छोटे लड़के लड़कियां अपनी उम्मीदें लेकर अपना ये लेकर आ रहे हैं इस इंडस्ट्री में, क्या उनको हक नहीं है काम करने का? तो ये जो मेरे एक्सपीरियंसेस है ना, ये झांकियां, एक झलक जैसी, एक पास्ट लाइफ मेमोरी इस तरह से मुझे आते हैं व्हेन आई एम ड्रीमिंग, स्लीपिंग। अगर मैं बहुत गहरे ध्यान में चली गई हूँ, समाधि में चली गई हूँ, तो थोड़ी थोड़ी झलक, मुझे पूरा पूरा याद नहीं है। और मैंने इन सब चीज़ों के बारे में इसलिए पहले बात नहीं की क्योंकि लोग पता नहीं किस तरह से लेंगे इसको। वो लोग कहेंगे आप कहानियां बना रही है, अगर कहानी बनानी होगी तो पूरी कहानी बनाऊंगी ना। राइट। एक एक इंसिडेंट मुझे बस जितना याद है उतना ही बता रही हैं। और जीसस के साथ क्या इंसिडेंट याद है कुछ मतलब? हाँ, उनके उनके भी ऐसी झांकियां याद है, बस पूरा पूरा जीवन काल मुझे अपना वो याद नहीं है। 2000 साल पुरानी बातें हो रही 1000 साल पुरानी बात हो रही है। तो मुझे अपने पूरे जीवन में थोड़े थोड़े, कभी ये याद आया, कभी वो याद आया। एक मुझे याद आया एक बार, वो विजन मैंने देखा कि मैं उन्हीं के गांव में छोटी बच्ची थी, जब वो भी छोटे थे। अच्छा। तो एक मुझे विजन आया था जहाँ पे हम एक नाले के किनारे, पानी के स्रोत के किनारे खेल रहे हैं। उनकी आदत थी गीली मिट्टी से खेलना। जीसस याद आती। हाँ, गीली मिट्टी से उनको खेलना पसंद था। वो हफ्ते में 6 दिन तो काम करते थे अपने डैडी के साथ। ही वॉज अ मेटल वर्कर, राइट। उनको शबात वाले दिन ही फ्री मिलता था। शबात का जो दिन था वही छुट्टी का दिन था उन दिनों में। जूइश लोगों के लिए शबात का दिन ही छुट्टी का, तो उन्हीं दिनों में वो खेलेंगे फ्रेंड्स के साथ। तो हम गीली मिट्टी से खेल रहे हैं और वो क्या करते थे, गीली मिट्टी से एनिमल्स बनाए, बर्ड्स बनाए, और फिर बर्ड्स को बना के उसमें जान फूंक दी। सो ही हैड पावर्स सिंस चाइल्डहुड। ये आपने देखा उस टाइम पे? मुझे वो क्लियरली याद है, क्लियरली याद है। उन्होंने एनिमल्स हमने बनाए गीली मिट्टी से, और कभी कभार उनकी मदर भी आसपास रहती थी कि बच्चे खेल रहे हैं पानी के तो आसपास रहती थी। मुझे वो थोड़ा थोड़ा याद है दूर से। गीली मिट्टी से एनिमल्स के शेप बनाए और एक बर्ड बनाया। बर्ड बना के मिट्टी के बर्ड में उन्होंने जान फूंक दी, और दैट बर्ड बिकेम अ रियल बर्ड एंड फ्लू अवे। और आई यूज्ड टू लाफ, मुझे इतना मजा आता था ना उस चीज को देखकर, मुझे इतना याद है। और जिन लोगों ने उनको बाद में मार डाला ना, उनको बचपन से उनसे प्रॉब्लम थी क्योंकि वो शबात वाले दिन ये सब करते थे। अब छोटा बच्चा है, काम कर रहा है पूरे हफ्ते अपने डैड के साथ, उसको शबात वाला दिन ही फ्री मिल रहा है, तो शबात वाले दिन ही सारे चमत्कार भी शबात वाले दिन ही करेगा। उसको एक ही दिन तो फ्री मिल रहा है सब कुछ करने में, खेलेगा भी उसी दिन। तो उनका तो खेल ही वो होता था, मिट्टी से बर्ड बना, उस बर्ड में जान फूंक दो, बर्ड इज फ्लाइंग। तो ये जो फैरिसीज होते थे, मुझे एक इंसिडेंट याद है बस, कि ऐसे ही हम लोग खेलते थे। तो एक बार वो फैरिसीज क्रॉस कर रहे थे और गाली दे के जा रहे थे, हमेशा शबात वाले दिन काम करता रहता है कुछ, क्यों करता है ये? उनको बस माइंड में स्टक हो गया था, वाई यू वर्किंग ऑन शबात पे, शबात वाले दिन कुछ मत करो। उनका रिजिडिटी हो गया था। तो बाद में जब वो बड़े हुए और बाद में जब एज एन एडल्ट ही वाज डूइंग हीलिंग आल्सो ऑन शबात डे ओनली। शबात वाले दिन ही अवेलेबल होता है ना सब, तो आपको हील भी करना है तो शबात वाले दिन। तो उन दिनों में ऐसा हो गया था कि शबात वाले दिन अगर कोई बच्चा पैदा कर रहा है तो डॉक्टर नहीं मिलेंगे, शबात वाले दिन अगर कोई इमरजेंसी में है तो कुछ मिलेगा नहीं। तो ये तो इलॉजिकल हो गया ना। तो क्योंकि वो धर्म के, उन दिनों के धर्म और रूल्स रेगुलेशंस के विरुद्ध उन्होंने आवाज़ उठाई थी, तो लोगों ने उनको दुश्मन बना लिया था, धर्म के ठेकेदारों ने, जिन्होंने अल्टीमेटली उनको वही सारे एक्सक्यूज बना के उनको मार भी डाला। लेकिन उनको इनसे प्रॉब्लम बचपन से ही थी, क्योंकि बचपन से ही चमत्कार कर रहे थे। जैसे श्री कृष्ण बचपन से चमत्कार करते थे, ये भी बचपन से चमत्कार कर रहे थे। और एक इंसिडेंट था कि जब वो बर्ड उड़ गया ना, तो ये दो जो जा रहे थे अडल्ट, इनके चेहरे के तोते उड़ गए। ऐसा उनका फेस एक्सप्रेशन था ना कि वी स्टार्टेड लाफिंग। और मुझे वो बस एक इंसिडेंट क्लियरली याद है, और एक याद है जब उनकी मौत हो रही थी। वो भी याद है आपको? पूरा याद नहीं है। हाँ।
वो इतना नेगेटिव है कि शायद मुझे याद भी नहीं करना। मुझे बस इतना एक झलक याद है कि उनको पकड़ के लेके गए और सबको पता चल गया कि उनको पकड़ के लेके गए और ऐसा डर का माहौल था, सब पागलों की तरह ऐसे बस भाग रहे थे उस माउंटेन की तरफ। बस मुझे वो मेमोरी याद है, बस उतना याद है कि मतलब, और मुझे उसके आगे का याद भी नहीं करना। उसके उस वक्त जो डर, उस वक्त जो डर और जो कि आपकी दुनिया ही उजड़ रही है। और आपके बहुत अच्छे दोस्त थे हम सबके ना, जो सबके भी हम उनके उस टाइम पे जो जो आसपास जितने भी लोग थे, क्योंकि उन्होंने ना, उनके आसपास जितने भी लोग थे उन्होंने उनको बचाया था, किसी ना किसी तरह से बचाया था। बचपन में तो हम लोग सेम गांव के थे। उनके आसपास के उनके जितने फॉलोअर्स है ना, वो सारे उनके बचपन के ही दोस्त हैं। बचपन में सब साथ में खेला करते थे, कभी जब टाइम मिलता था जानते थे। बाद में जब वो बड़े होके वापस आए तो मूवीज में आप देखते हैं ना कि वो पीटर के पास गए, इसके पास गए, बिकॉज ही न्यू देम ऑलरेडी। ये उनके बचपन के ही फ्रेंड्स थे। वो बड़े होके उनके पास गए और बोले आओ मेरे मेरे साथ आओ, तुम मछली, यू आर फिशिंग फिश फ्रॉम द सी, आई विल मेक यू फिशर ऑफ मैन। क्या इंसान इंसान को कलयुग से, अंधकार से उनको निकालने के लिए आप वो काम करो। तो सब उनके आसपास के सारे लोग उनको बचपन से जानते थे, तो सोचो। और उन्होंने सबको लाइफ में बचाया था। वो एक मतलब फैमिली जैसे फिगर थे वो, मतलब जाहिर सी बात है। आज ये बातें इसलिए बाहर आई क्योंकि आप थोड़ा गहरा जाना चाहते थे आध्यात्मिक जर्नी में। ये कोई मनगढ़ंत कहानियां नहीं है, ये मेमोरीज है फ्रॉम पास्ट लाइफ। और इसको बताने का तात्पर्य ये नहीं है कि मैं अपनी डींगे हाँक रही हूँ, ये बताने का तात्पर्य ये है कि जब आप भगवान से जुड़ते हैं ना, तो आपका जीवन काल खत्म हो जाएगा, लेकिन उनकी भक्ति और उनकी कमिटमेंट आपसे खत्म नहीं होती है। जो दैविक शक्तियों से जुड़ जाता है, वो जन्मांतर उनकी इन्वॉल्वमेंट आपकी लाइफ में रहती है। और किसी ना किसी प्रकार से शायद आप भी उनका ही कार्य कर रहे होते हैं। आपसे वो कार्य करा रहे हो, वो कार्य करवा रहे होते हैं जो कार्य उस जीवन में अधूरा रह गया, शायद इस जीवन में मैं पूरा कर रही हूँ। तो जिन दो देवताओं की पास्ट लाइफ की मेरे मेमोरीज हैं, उन्हीं दो देवताओं ने मुझे बचपन से दर्शन दिया है। और दो अलग धर्म के देवता हैं, लेकिन इससे ये भी साबित होता है कि धर्म के जो बाउंड्रीज है वो इंसानों ने बनाए हैं। क्योंकि और मैं कॉमन फैक्टर हूँ इन दोनों देवताओं के बीच में, अलग अलग टाइम फ्रेम, एक 5000 साल पहले, एक 2000 साल पहले। तो मैं अगर दोनों जगहों पे मैं किसी भूमिका निभा रही थी, और मैं एक साइड, उनके जीवन काल में मैं एक असिस्टेंट कैरेक्टर थी। आई वॉज नॉट द मेन कैरेक्टर एंड आई एम वेरी हैप्पी टू प्ले दैट रोल, राइट। लेकिन इससे ये भी साबित होता है कि जो हमने इंसानों ने धर्म का एक पूरा सेपरेट करके रखा है ना, उस बेसिस पे लड़ाइयाँ हो रही है, उस बेसिस पे जंगें लड़ रही हैं, हम लोग मार काट कर रहे हैं, तो यहाँ पे प्रूव हो जाता है कि ये सब साथ में है, ये कल्याण के लिए पैदा होते हैं। और हम जैसे लोग उनके असिस्टेंट है या कुछ, तो हमारा एक कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि वो अकेले तो आएंगे नहीं ना, वो अपनी टीम लेके आएंगे। हाँ, सबको एक काम दिया गया है। उनके जीवन काल में उनकी जो लीलाएं हुई, वो एक प्रिपरेशन था। हम अपना काम आज भी कर रहे हैं। तो डोंट शूट द मैसेंजर, वो कार्य वो करवाते हैं। और वो बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को पसंद नहीं आती है, लेकिन किसी के शरीर में, जहन में, आत्मा में जहर भरा हुआ है, तो आपको एंटी पॉइजन देना पड़ेगा ना, दवाई देनी पड़ेगी। और दवाई कड़वी ही होती है, वरना आपके अंदर से जहर कभी नहीं निकलेगा। वो जहर आपके अंदर जाएगा, आपकी आत्मा को नष्ट कर देगा अंदर से, और आपकी आत्मा ऐसी जगह पहुंच जाएगी जहाँ से उस आत्मा को आप निकाल भी नहीं सकते हैं। क्योंकि मैं तो वहाँ नहीं जाऊँगी, राइट। मैं यहाँ पे आई हूँ, मैं इतने तक ही जा सकती हूँ, मैं नर्क तो जाऊँगी नहीं किसी को निकालने के लिए। जहर को निकालने के लिए भी जहर को जहर ही काटता है, उसके लिए भी कड़वी दवाई की ज़रूरत होती है। तो कोई अगर दुनिया में, मैं सिर्फ मीटू की बात नहीं कर रही हूँ, संसार में बहुत सारे लोग हैं जिनके प्रति बहुत सारे लोगों ने बहुत द्वेष पाल के रखा हुआ है। ये भगवान की बातें मानने वाले लोग मानते हैं, जो नहीं मानते हैं वो इनको मजाक में उड़ा देंगे या फिर बिलीव नहीं करेंगे। जो मेरा एक्सपीरियंस है मैंने वो बताया, माने तो माने, ना माने तो नहीं माने। नहीं आपका एक्सपीरियंस बहुत ज़बरदस्त है तनुश्री, और लोग मानेंगे ही मानेंगे। तो दोस्तों, अभी तक
जो बातें मेरी चल रही हैं, ऐसा लग रहा है कि ये बातें ख़त्म ना हों। इतनी शानदार बातें जो आज तक कभी किसी ने सुनी नहीं है और शायद किसी ने गुमान भी नहीं किया होगा इन सब बातों का। लेकिन चूँकि कहीं न कहीं तो रुकना होता है। लेकिन तनुश्री, ये बातें आगे भी हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट पॉडकास्ट में। तनुश्री, आपका तहे दिल से हम जो है बोलेंगे, बहुत शुक्रिया आपका बोलेंगे कि आप मेरे शो पर आईं, मेरी सहेली पॉडकास्ट पर आईं। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। और अपने सभी दर्शकों को बोलेंगे कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और इस पॉडकास्ट के बारे में जो आप सुनेंगे, जो आपने देखा, उसके बारे में दिल खोल कर कमेंट्स करिएगा।